Hello guys, welcome back to Story Realm Hindi with Shiv. आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बियॉन्ड द टाइमस्केप का चैप्टर 11, अ गैदरिंग। अगर आपको फैंटेसी, एक्शन और कल्टिवेशन स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। रात काफी गहरी हो चुकी थी। शू चिंग एक बिल्ली की तरह चुपचाप और बहुत ही तेज रफ्तार से कैंप के अंदर बढ़ रहा था। बीच बीच में वो अपना हाथ मुंह पर रख लेता था ताकि उसकी खांसी बाहर ना निकले। शुरू में खांसी इतनी तकलीफ नहीं दे रही थी, लेकिन जितना ज्यादा वो यूज दबाने की कोशिश करता गया उतना ही उसके लंग्स जलने लगे और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। खुशकिस्मती से कैंप ज्यादा बड़ा नहीं था। कुछ ही देर में वो सार्जेंट थंडर के कोर्टयार्ड और अपनी कैबिन तक पहुंच गया, लेकिन अंदर जाने की जल्दी करने के बजाय वो कुछ देर बाहर ही खड़ा रहा और अपनी सांसें नॉर्मल करने लगा। गहरी सांस लेने के बाद ही उसने बैम्बू का गेट खोला और कैबिन के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसने खुद को और कंट्रोल नहीं किया और जोर से खांसने लगा। अगले ही पल उसके मुंह से काले रंग का एक बड़ा ब्लड क्लॉट बाहर निकला, जो जमीन पर गिरते ही की आवाज के साथ धुआं छोड़ने लगा। खून निकालने के बाद उसके चेहरे का रंग थोड़ा वापस आ गया। वो तुरंत जमीन पर क्रॉस लेगेड बैठ गया और मेडिटेशन के थ्रू अपनी सांसें कंट्रोल करने लगा। काफी देर बाद उसने धीरे से आंखें खोली। कितना खतरनाक पॉइजन था। फैट माउंटेन का पॉइजन गैस वाकई बहुत पावरफुल था, लेकिन अगर शू चिंग उस वक्त सीधा अटैक ना करता तो फैट माउंटेन हेल्प के लिए चिल्लाता और सिचुएशन उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती। चाहे शू चिंग इंजर्ड होने का नाटक भी करता, फिर भी फैट माउंटेन जैसे एक्सपीरियंस स्कैवेंजर को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं था। जैसे ही फैट माउंटेन को पता चला था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसने पूरी सिचुएशन को बहुत स्मार्ट तरीके से हैंडल किया था। उसकी सिर्फ एक ही गलती थी, उसने शू किंग की असली स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। आखिर में शू किंग ने अपने चेस्ट के अंदर मौजूद वायलेट क्रिस्टल पर भरोसा किया। उसे यकीन था कि वो क्रिस्टल उसके बॉडी को हील कर देगा। इसी भरोसे पर उसने पॉइजन गैस की परवाह किए बिना सीधा अटैक किया और फैट माउंटेन को तुरंत खत्म कर दिया। और लगता है उसका डिसीजन बिल्कुल सही था। वायलेट क्रिस्टल सिर्फ इंजरीज ही हील नहीं करता था, बल्कि पॉइजन को भी धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर रहा था। हाँ, उसके लंग्स अभी भी खुजला रहे थे और खांसी भी आ रही थी, लेकिन ये सब इस बात का प्रूफ था कि हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी थी। शू किंग ने मन ही मन सोचा, स्कैवेंजर्स उतने सिंपल नहीं होते जितने दिखते हैं। अगर हॉर्सफोर्ड पर मेरा पहला अटैक इतना एक्यूरेट ना होता और उससे काउंटर अटैक का मौका मिल जाता तो शायद मैं जीत ही नहीं पाता। यह सोचते हुए उसने दोनों फाइट्स को दोबारा याद किया और अपनी गलतियों का एनालिसिस करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली और हॉर्सफोर्ड के बैग को अपने सामने रख दिया। उसे लग रहा था कि इस बैग में कोई ऐसी चीज जरूर है जो उसकी नजरों से बच गई है। उसने पूरा बैग उलट दिया। स्पिरिट कॉइन्स और बाकी सारी चीजें जमीन पर बिखर गई। एक एक करके उसने हर आइटम को ध्यान से चेक किया, लेकिन लगभग सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल निकला। आखिर में सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा बच गया। शू चिंग यूज घुर कर देखने लगा। क्या फैट माउंटेन इसी चीज के पीछे था? दिखने में तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, या फिर ये किसी रेयर वेपन या क्राफ्टिंग मटेरियल का हिस्सा है? उससे कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उसने डिसाइड किया कि बाद में किसी से इस आयरन पीस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। उसके बाद उसने फैट माउंटेन का बैग खोला। उसमें वाइट बोलसेस तो नहीं थे, लेकिन बहुत सारे स्पिरिट कॉइन्स और जहरीली चीजों से भरी बॉटल्स और जार्स जरूर थे। शू किंग ने उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं की। क्या पता अंदर कितना डेंजरस पॉइजन हो। सबसे आखिर में उसने एक आधा टूटा हुआ एम्बर का टुकड़ा निकाला। ये वही चीज थी जिसे फैट माउंटेन मरने से पहले तोड़ने की कोशिश कर रहा था।
शू चिंग ने उसे हाथ में लेकर सोचा, आखिर ये चीज है क्या? लगता है इसके बारे में भी मुझे अभी कुछ नहीं पता। इसलिए उसने यू से भी संभाल कर रख दिया। इतना सब खत्म करने के बाद शू चिंग फिर से कल्टीवेशन में बैठ गया। अब वो की कंडेंसेशन के सेकेंड लेवल पर पहुंच चुका था। इस वजह से उसे सिर्फ 2 घंटे की नींद ही काफ़ी होती थी। बाकी पूरा वक्त वो कल्टीवेशन में लगा देता था। और क्योंकि अब उसे फैट माउंटेन का पीछा भी नहीं करना था, उसके पास पहले से भी ज़्यादा फ्री टाइम था। पूरा अगला दिन शू किंग अपनी कैबिन के अंदर बैठकर मेडिटेशन और कल्टीवेशन करता रहा। शाम होने के करीब ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसी वक्त बाहर से सार्जेंट थंडर की आवाज सुनाई दी, किड, बाहर कोर्टयार्ड में आ जाओ। शू किंग तुरंत उठकर बाहर आ गया। कोर्टयार्ड में पहुंचते ही उसने देखा कि सार्जेंट थंडर ने एक बड़ी टेबल लगा रखी थी। उस टेबल पर तरह तरह का खाना और ड्रिंक्स सजे हुए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां 6 चेयर्स और 6 सेट्स ऑफ बोल्स और चॉपस्टिक्स रखे हुए थे। सार्जेंट थंडर ने यूज बैठने का इशारा किया। शू किंग समझ गया कि आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। सार्जेंट थंडर ने मुस्कुराते हुए पूछा, किड, कैंप में आए कुछ दिन हो गए, अब यहां एडजस्ट हो गए हो? शू किंग ने हल्का सा सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, लगभग। उसकी नज़र बार बार टेबल पर रखे डिलिशियस खाने पर जा रही थी। लंबी कल्टीवेशन के बाद उससे बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। उसके पेट की आवाज़ इतनी जोर से आई कि सार्जेंट थंडर हंस पड़े। बस थोड़ा सब्र करो, हम कुछ गेस्ट्स का वेट कर रहे हैं। शू किंग ने पूछा, स्क्वाड थंडरबोल्ट के बाकी मेंबर्स? सार्जेंट थंडर ने हाँ में सिर हिला दिया। वो कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक दोनों की नज़र कोर्टयार्ड के गेट की तरफ चली गई। अंधेरे से एक बहुत ही बड़ा और मस्कुलर आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। उसकी हाइट और बॉडी क्रूल ऑक्स से भी कहीं ज्यादा थी। हर कदम के साथ उसके मसल्स हिलते दिख रहे थे। उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा स्टील शील्ड बंधा हुआ था और हाथ में एक वोल्फ टूथ क्लब था जो शू चिंग से भी लंबा था। हर कदम के साथ जमीन गूंज उठती थी। जब वो कोर्टयार्ड के अंदर आया तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कोर्टयार्ड ही छोटा पड़ गया हो। शू चिंग को एक पल के लिए लगा जैसे वो किसी इंसान के सामने नहीं, बल्कि रूइंड सिटी के उन जाइगेंटिक म्यूटेंट बीस्ट्स के सामने खड़ा हो। वो आदमी जोर से हंसा और बोला, बॉस, मैं वापस आ गया। फिर उसकी नजर सीधी टेबल पर रखे खाने पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपना भारी शील्ड और वुल्फ टूथ क्लब एक तरफ रख दिया। धड़म, दोनों चीजों की टक्कर से पूरा कोर्टयार्ड गूंज उठा। वो कुर्सी पर बैठा और कुर्सी भी उसके वजान से जोर जोर से चरमराने लगी। हैरानी की बात यह थी कि उसने एक बार भी ज़्यू चिंग की तरफ नहीं देखा। सार्जेंट थंडर सिर्फ मुस्कुराए। ना उन्होंने कुछ कहा, ना ही वो आदमी बिना परमिशन के खाना खाने लगा। शू किंग चुपचाप उस शील्ड और क्लब को देख रहा था। सिर्फ आवाज सुनकर ही उससे समझ आ गया था कि उन दोनों का वेट शायद उसके खुद के बॉडी वेट से भी ज्यादा होगा। थोड़ी देर बाद कोर्टयार्ड का सन्नाटा दोबारा टूट गया। इस बार 2 लोग अंदर आए, एक जवान आदमी और एक औरत। यंग आदमी लंबा और पतला था। उसकी पीठ पर एक बो लटका हुआ था। उसके चेहरे पर क्रॉस के शेप का एक गहरा स्कार बना हुआ था और उसकी तेज आंखें किसी भी इंसान को डरा देने के लिए काफी थी। उसके साथ जो औरत थी वो लगभग 30 साल की लग रही थी। उसका चेहरा नॉर्मल था, लेकिन उसने टाइट लेदर क्लोथ्स पहने हुए थे जिनसे उसकी पर्सनालिटी और भी अट्रैक्टिव लग रही थी। जैसे ही दोनों अंदर आए, सार्जेंट थंडर ने उनका वेलकम किया। बाव वाला आदमी बैठते ही शू किंग को बहुत ध्यान से देखने लगा, जैसे उसकी पूरी पर्सनालिटी को रीड कर रहा हो। वहीं वो औरत हंस पड़ी और मजाक करते हुए बोली, बॉस, आप एक मिशन पर गए थे और वापस एक बच्चा ले आए। मुझे तो पता ही नहीं था कि बुढ़ापे में भी आप इतने एनर्जेटिक हो। कहीं ये आपका सीक्रेट बेटा तो नहीं?
उसकी बात खत्म होते ही वो जायंट आदमी सीधा बोला, एज मैच नहीं करती। शू चिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने चुपके से अपना बायां पैर थोड़ा सा साइड में कर लिया ताकि जरूरत पड़ने पर एक पल में अपना डैगर निकाल सके। उससे महसूस हो रहा था कि अगर फाइट हुई तो ये तीनों लोग फैट माउंटेन से भी कहीं ज्यादा डेंजरस होंगे। और सबसे खतरनाक लग रहा था बो वाला आदमी। उसकी आंखें सीधा शू चिंग के अंदर तक देख रही थी। शू किंग की तरफ देखते हुए सार्जेंट थंडर ने सबसे पहले उस बड़े आदमी की तरफ इशारा किया। इसका नाम है सैवेज गोस्ट। ये बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल तक पहुंच चुका है और जन्म से ही एक नेचुरल पावर हाउस है। उसके बाद सार्जेंट थंडर ने बाकी दोनों मेंबर्स का इंट्रोडक्शन दिया। ये है ग्रेसफुल रैप्टर। ये की कंडेंसेशन के 3rd लेवल पर है। इसके पास एक बहुत ही खास एबिलिटी है। ये जानवरों से कम्युनिकेट कर सकती है। कैंप के आसपास घूमने वाले लगभग सारे स्ट्रे डॉग्स इसकी आंखें और कान है। ये सुनकर शू चिंग को समझ आ गया कि कैंप के अंदर इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से कैसे फैलती होगी। उसके बाद सार्जेंट थंडर ने बो वाले आदमी की तरफ देखा, और ये है क्रूसिफिक्स। ये की कंडेंसेशन के 4th लेवल के पीक पर है। इसके लेवल के बहुत ही कम लोग इसके बराबर लड़ सकते हैं। आखिर में सार्जेंट थंडर ने शू चिंग की तरफ इशारा किया, और ये है किड। ये अभी बॉडी रिफाइनमेंट के 2nd लेवल पर है। स्क्वाड के सभी मेंबर्स सार्जेंट थंडर की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। शू चिंग भी चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। तब सार्जेंट थंडर ने चॉपस्टिक्स उठाई और बोला, चलो पहले खाना खाते हैं, बातें साथ साथ होती रहेंगी। एक बाइट खाने के बाद उन्होंने असली वजह बतानी शुरू की। इस बार स्प्रिंग क्रॉप एक्सपेक्टेड टाइम से पहले आ गई है। कैंप ओनर ने नए मिशन रिवॉर्ड्स अनाउंस किए हैं। जो भी स्क्वाड सबसे ज्यादा 7 लीफ क्लोवर्स लेकर आएगी, यूज रिवॉर्ड में 3 डस्ट पर्जिंग पिल्स मिलेंगी। ये नाम सुनते ही बाकी स्क्वाड मेंबर्स की आंखें चमक उठी। सार्जेंट थंडर ने आगे कहा, और तुम सब जानते हो, डस्ट पर्जिंग पिल्स व्हाइट बोलसेस से कहीं ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो मेरा प्लान है कि हम अपनी सीक्रेट जगह पर सबसे पहले पहुंचकर हार्वेस्टिंग शुरू करें। यह सुनते ही सैवेज गोस्ट, ग्रेसफुल रैप्टर और क्रूसिफिक्स तीनों ने बिना किसी हेजिटेशन के हाँ में सिर हिला दिया। शू किंग ने पहली बार डस्ट पर्जिंग पिल्स का नाम सुना था, लेकिन सार्जेंट थंडर की बात से इतना समझ आ गया कि ये व्हाइट बोलसेस से भी ज्यादा वैल्यूएबल मेडिसिन थी। फिर सार्जेंट थंडर ने सीधा शू चिंग की तरफ देखा, और किड भी हमारे साथ चलेगा। ये सुनते ही सैवेज गोस्ट ने भौहें चढ़ा दी। ये क्रूसिफिक्स भी तुरंत बोल पड़ा, बॉस, बॉडी रिफाइनमेंट 2nd लेवल बहुत वीक होता है। अगर ये हमारे साथ आया तो हमें हर वक्त इसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। ये मिशन के लिए सही नहीं है। सार्जेंट थंडर बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हर किसी की जिंदगी में पहली बार होता है। फिर उन्होंने शू चिंग की तरफ देखते हुए पूछा, डिसीजन तुम्हारा है किड। शू चिंग ने बिना 1 सेकंड सोचे जवाब दिया, मैं चलूंगा। उसके बैग में अभी भी 5 व्हाइट बोलसेस बची हुई थी, इसलिए सिर्फ डस्ट पर्जिंग पिल्स के लिए जाना उसकी प्रायोरिटी नहीं थी। लेकिन उसे एक बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी, स्कैवेंजर बेस कैंप में जिंदा रहना है तो एक ना एक दिन फॉरबिडन रीजन के अंदर जाना ही पड़ेगा। और अगर उसके साथ सार्जेंट थंडर जैसे एक्सपीरियंस्ड लोग हों तो वो बहुत कुछ सीख सकता था। इसी वजह से उसने बिना झिझक मिशन एक्सेप्ट कर लिया। क्रूसिफिक्स ने भी इसके बाद कुछ नहीं कहा। सार्जेंट थंडर ने सबकी तरफ देखकर कहा, खाना खत्म करो, आज रात आराम करो, कल सुबह हम निकालेंगे। ये कहकर वो अपनी कैबिन के अंदर चले गए। शू किंग ने भी एक मीट का पीस उठाया और चुपचाप खा लिया। एक बार उसने तीनों स्क्वाड मेंबर्स को देखा और बिना कुछ बोले अपनी कैबिन की तरफ
वापस चला गया। यूज अजनबी लोगों के साथ बैठना कभी पसंद नहीं था। उस रात सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। शू चिंग को किसी खास प्रेपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी। वो हमेशा से ही हर सिचुएशन के लिए रेडी रहने की आदत डाल चुका था। अगली सुबह शू चिंग, सार्जेंट थंडर और स्क्वाड थंडरबोल्ट के बाकी मेंबर्स एक साथ कैंप के गेट पर इकट्ठा हुए। सार्जेंट थंडर सबसे आगे चल रहे थे और बाकी सब उनके पीछे फॉरबिडन रीजन की तरफ बढ़ने लगे। आज आसमान बिल्कुल साफ था। नीला आसमान, तेज चमकता हुआ सूरज और उनके ऊपर एक बाज हॉक गोल गोल चक्कर काट रहा था, जैसे वो उन सब पर नजर रख रहा हो। जब भी ये स्क्वाड कैंप के अंदर से गुजरती, आसपास के स्कैवेंजर्स उन्हें देखने लगते। सैवेज गोस्ट की पहाड़ जैसी बॉडी और ग्रेसफुल रैप्टर की खूबसूरती दोनों ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते थे। इतना ही नहीं, कल रात जो नया कैरावान कैंप में आया था, उसके लोग भी इन्हें देखने लगे। लेकिन सूकचिंग की नज़र एक और चीज पर पड़ी। कैरावान के पास बहुत सारे स्कैवेंजर्स लाइन लगाकर खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब किसी का इंतजार कर रहे हों। शू चिंग सिर्फ एक दिन कैबिन में कल्टीवेशन करता रहा था, इसलिए यू से बिल्कुल पता नहीं था कि कैंप में क्या चल रहा है। उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी देखकर ग्रेसफुल रैप्टर मुस्कुरा दी। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कल रात वायलेट लैंड से एक कैरावान आया है। उसके साथ एक बहुत फेमस फिजिशियन भी आया है। उसने लेम जैकल नाम के उस बुढ़े परवर्ट की पुरानी हिप इंजरी भी ठीक कर दी। अब पूरा कैंप उसी से ट्रीटमेंट करवाने के लिए लाइन में लगा हुआ है। ये सुनकर सैवेज गोस्ट ने जलन भरी आवाज में कहा, लगता है वो डॉक्टर बहुत पैसे कमा रहा होगा। शू किंग भी ये सुनकर थोड़ा जेलस हुआ। अगर किसी के पास इतनी रेयर हीलिंग एबिलिटी हो तो पैसा और रिस्पेक्ट दोनों की कमी नहीं होती। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका ध्यान अचानक सामने की तरफ चला गया। सिर्फ शू चिंग ही नहीं, सैवेज गोस्ट और ग्रेसफुल रैप्टर भी एकदम सीरियस हो गए। बस क्रूसिफिक्स और सार्जेंट थंडर के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले। सबकी नज़र एक ही जगह टिक चुकी थी। उनके सामने एक और स्कैवेंजर स्क्वाड खड़ी थी। उस स्क्वाड में 7 या 8 लोग थे, मर्द भी थे और औरतें भी। हर एक के चेहरे से ब्रूटैलिटी और खून खराबा साफ नजर आ रहा था। उन सब के बीच में एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके उलझे हुए बाल, खून से भरी आंखें और चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान। उससे देखकर शू चिंग को सार्जेंट थंडर की याद आ गई। लेकिन अगले ही पल उसने जो देखा, उससे उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो बुढ़ा एक मरे हुए स्ट्रे डॉग की लाश पर बैठा था और बड़े मजे से उसकी टांग चबा रहा था। डॉग का मांस खाते हुए वो गुस्से से बोला, फैट माउंटेन और हॉर्स फोर को ढूंढो। वो हरामखोर अब तक क्यों नहीं आए? क्या उन्हें अपनी जान से प्यार नहीं रहा? ये सुनते ही शू किंग के अंदर एक हल्की सी हलचल हुई। ये लोग और कोई नहीं, स्क्वाड ब्लड शैडो थे, और जो बुद्धा डॉग का मांस खा रहा था वही उनका कैप्टन था। उसने अपनी स्पिरिट पावर को बिल्कुल भी हाइड नहीं किया था। उसकी टेरिफाइंग ऑरा आसपास के सब लोग महसूस कर सकते थे। जब शू किंग ने फैट माउंटेन और हॉर्स फोर का नाम सुना तो उसने तुरंत अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली ताकि उसके इमोशंस किसी को नजर ना आए। इसी बीच ग्रेसफुल रैप्टर की नज़र उस मरे हुए डॉग पर पड़ी। उसकी आंखों में तुरंत गुस्सा और किलिंग इंटेंट भर गया, क्योंकि वो स्ट्रे डॉग उसी का था। तभी स्क्वाड ब्लड शैडो के लोगों ने भी सार्जेंट थंडर और उनकी टीम को देख लिया। डॉग की लाश पर बैठा हुआ बुढ़ा कैप्टन हासी के साथ ग्रेसफुल रैप्टर को घूरने लगा। फिर उसने अपनी जीभ से होंठ चाटे और बेहद गंदी मुस्कान के साथ बोला, ओए छोटी सी लड़की, ये कुत्ता तुमने ही पाला था ना? सच कहूं, इसका टेस्ट काफी अच्छा है। फिर उसकी आंखों में घिनौनी चमक आ गई। अब सोच रहा हूं तुम्हारा टेस्ट कैसा होगा। यह सुनकर माहौल एक ही पल में बेहद खतरनाक हो गया।
और दोनों स्क्वाड्स के बीच हवा में किलिंग इंटेंट भर गया। Chapter 12 Squad Blood Shadow Ki Kuli Challenge or Provocation Dekar Graceful Raptor की आंखों में तुरंत killing intent चमक उठी, लेकिन अटैक करने के बजाय उसने सीधा सार्जेंट थंडर की तरफ देखा। सार्जेंट थंडर के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। बिल्कुल शांत आवाज में उसने सिर्फ एक शब्द कहा, क्रूसिफिक्स। एक भी लफ्ज बोले बिना क्रूसिफिक्स ने अपनी पीठ से बो निकाला, एरो चढ़ाया और सीधा आसमान की तरफ छोड़ दिया। एरो तेज सीटी की आवाज के साथ ऊपर गया, बिल्कुल उल्टे बिजली के फ्लैश की तरह। अगले ही पल वूश, एरो ने आसमान में घूम रहे हॉक को सीधा छेद दिया। खून लाल फूलों की तरह हवा में बिखर गया और हॉक की दर्द भरी चीख पूरे एरिया में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड्स बाद उसका बेजान जिस्म दोनों स्क्वाड्स के बीच जमीन पर आ गिरा। इसी वक्त स्क्वाड ब्लड शैडो का एक मेंबर अचानक लटखड़ा गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसने जोर से खून की एक माउथफुल उल्टी कर दी। वो हॉक उसी का था, लेकिन ग्रेसफुल रैप्टर के डॉग की तरह नॉर्मल पेट नहीं, बल्कि स्पिरिट पावर से जुड़ा हुआ कंपेनियन था। इसलिए हॉक को जो चोट लगी उसका असर सीधा उसके ओनर पर भी हुआ। ब्लड शैडो के बाकी मेंबर्स गुस्से से भर गए और उनकी आंखों में भी किलिंग इंटेंट चमक उठा, लेकिन उनके कैप्टन ने हाथ उठाकर सबको वही रुकने का सिग्नल दिया। वो धीरे से अपने डॉग से उतारा और ग्रेसफुल रैप्टर को इग्नोर करते हुए सीधा सर्जेंट थंडर की तरफ देखने लगा। सर्जेंट थंडर भी उससे ठंडी और बर्फ जैसी नजरों से घूर रहा था। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। फिर दोनों ने एक साथ ठंडी सी की आवाज निकाली। चलो, सर्जेंट थंडर ने गराजेते हुए कहा और पूरी स्क्वाड थंडरबोल्ट को लेकर आगे बढ़ गया। शू किंग भी उनके साथ चल पड़ा। शू किंग को दोनों स्क्वाड्स के बीच की दुश्मनी अब बिल्कुल क्लियरली महसूस हो रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। स्क्वाड ब्लड शैडो अब भी वही खड़ी थी, जैसे वो फैट माउंटेन और हॉर्स फोर का इंतजार कर रही हो। लेकिन छू चिंग जानता था वो दोनों कभी वापस नहीं आने वाले थे। ये सोचकर उसने दोबारा पीछे देखना बंद किया और सर्जेंट थंडर के पीछे चल दिया। छू चिंग को पहले लग रहा था कि फॉरबिडन रीजन कैंप से ज्यादा दूर नहीं होगा, लेकिन असल में सफर उसकी सोच से काफी लंबा निकला। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद उनके सामने एक विशाल काला जंगल नजर आया। जहां तक नजर जा रही थी, हर तरफ सिर्फ काले और अजीब पेड़ ही पेड़ थे। सुबह का वक्त था, सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन उस जंगल के ऊपर का आसमान बिल्कुल अलग ही दुनिया जैसा लग रहा था। काले तूफानी बादल उसके ऊपर मंडरा रहे थे, बीच बीच में बिजली चमकती और आसमान को चीर देती। पूरा फॉरबिडन रीजन एक रहस्यमयी और मौत से भरी जगह लग रहा था। शू किंग चुपचाप सब कुछ देखते हुए स्क्वाड थंडरबोल्ट के पीछे चलता रहा। पूरा स्क्वाड भी बिल्कुल खामोश था। जैसे जैसे वो जंगल के करीब पहुंच रहे थे, सबके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज धीरे धीरे टेंस होती जा रही थी। शू चिंग के अंदर भी वही बेचैनी बढ़ने लगी। फिर अचानक उसने महसूस किया जैसे वो किसी ऐसी जगह में कदम रख चुका हो जहां की ठंड उसके शरीर की सारी गर्मी एक ही पल में खींच रही हो। तब उससे समझ आ गया, वो अब सच में फॉरबिडन रीजन के अंदर आ चुका था। उसी पल उसके दिमाग से बाहर की दुनिया के सारे ख्याल गायब हो गए। एक पुरानी डरावनी और ठंडी सी फीलिंग उसकी हड्डियों तक उतार गई। बिल्कुल वही एहसास जो उसने कभी रूइंड सिटी और ब्लड रेन के वक्त महसूस किया था। शू किंग ने गहरी सांस ली, अपनी आयरन स्क्यूअर को और मजबूती से पकड़ लिया और पूरी तरह अलर्ट हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कभी उस बर्बाद शहर में रहता था। फर्क सिर्फ इतना था कि रूइंड सिटी में हर तरफ टूटी हुई बिल्डिंग्स थी, लेकिन यहाँ थे मैथे और भयानक पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे अंधेरे में खड़े भूत। नीचे की मिट्टी बिल्कुल सड़ी गली और दाल-दाली थी और पेड़ों के पत्ते आसमान की तरफ ऐसे निकले हुए थे जैसे किसी दरिंदे के पंजे या दांत। लेकिन स्क्वाड थंडरबोल्ट के मेंबर्स के लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल था। सबके वेपन्स उनकी पीठ पर बंधे हुए थे। वो बड़े ध्यान से एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जो साफ दिख रहा था कि उनके लिए पहले से जाना पहचाना था। कुछ जगह बिल्कुल सेफ लगती थी, लेकिन वो उन्हें अवॉइड कर देते, और कुछ जगह बहुत खतरनाक दिखती थी, लेकिन बिना डरे सीधा उनके बीच से निकल जाते। इसी तरह वो एक के बाद एक अनेक खतरों से बचकर आगे बढ़ते गए।
शू चिंग भी उनके साथ पेस बनाए रखा और हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करता रहा। उसने एक अजीब बात नोटिस की। हर वक्त सर्जेंट थंडर सबसे आगे नहीं चलता था। कभी सैवेज गोस्ट लीड लेता, कभी ग्रेसफुल रैप्टर, जैसे सब अपनी अपनी बारी से रास्ता दिखा रहे हों। इस तरह वो धीरे धीरे जंगल के अंदर और गहरा उतरते गए। कभी कभी किसी म्यूटेंट बीस्ट की डरावनी चीख जंगल में गूंज उठती, लेकिन फिलहाल शू चिंग को स्क्वाड थंडरबोल्ट के साथ खुद को काफी सेफ महसूस हो रहा था। रास्ते में कभी कभी जहरीले इंसेक्ट्स भी सामने आ जाते। तब ग्रेसफुल रैप्टर अपनी स्पेशल इंसेंस स्टिक जलाती। उसकी खुशबू फैलते ही वो सारे जहरीले कीड़े तुरंत पीछे हट जाते और स्क्वाड बिना किसी दिक्कत के आगे निकल जाती। लगभग 2 घंटे तक बिना एक भी शब्द बोले चलने के बाद स्क्वाड ईखे कीचड़ भरे मार्श के पास रुक गई। शू चिंग चुपचाप देखने लगा। ग्रेसफुल रैप्टर ने अपनी पाउच से एक मेडिसिनल पाउडर निकाला और यूस मार्श के ऊपर छिड़क दिया। कुछ ही पलों बाद दलदल के अंदर से अनेक जहरीले इंसेक्ट्स बाहर निकलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब अटैक करने वाले हों, लेकिन ग्रेसफुल रैप्टर बिल्कुल घबराई नहीं। उसने तुरंत दूसरा पाउडर निकाला और इंसेक्ट्स के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही पाउडर उन पर गिरा, सारे इंसेक्ट्स हर तरफ भाग गए और कुछ ही सेकंड्स में पूरा मार्श फिर से शांत हो गया। इसके बाद स्क्वाड थंडरबोल्ट के सभी मेंबर्स ने मार्श की मिट्टी उठाकर अपने पूरे शरीर पर लगानी शुरू कर दी। तब सर्जेंट थंडर ने एक्स यू चिंगर की तरफ देखते हुए पूछा, अब तक जो कुछ देखा सब याद कर लिया? शू चिंग ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उसने भी तुरंत कीचड़ उठाया और अपने शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। सर्जेंट थंडर ने समझाते हुए कहा, हम उन जगहों से भागते हैं जहां सूखे पत्तों का ढेर जमा होता है, क्योंकि अगर वहां जानवर चलते तो पत्ते कुछाल जाते। इसका मतलब है कि जंगल के बीस्ट्स भी उन जगहों से दूर रहते हैं, और जब बीस्ट्स किसी जगह से बच रहे हों तो समझ लो वहां जरूर कोई खतरा छुपा है। फिर उसने आगे कहा, हम उन रास्तों को फॉलो करते हैं जहां एनिमल्स की ड्रॉपिंग्स दिखाई देती हैं। जानवर अपनी इंस्टिंक्ट से हमेशा रिलेटिवली सेफ रास्ते चुनते हैं। कम से कम वहां डेडली ट्रैप्स या क्विक सैंड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसने सैवेज गोस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, सैवेज गोस्ट की स्मेल बहुत तेज है। वो डेंजरस म्यूटेंट बीस्ट्स की स्मेल दूर से ही पहचान लेता है। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। फिलहाल बस जितना हो सके उतना याद रखते जाओ। सैवेज गोस्ट ने शू किंग की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। इस दौरान सर्जेंट थंडर अपने शरीर पर कीचड़ लगाता रहा और बोलता गया, कई साल पहले हमें पता चला था कि इस मार्श में नाइट लिजर्ड्स अपनी पुरानी स्किन छोड़ते हैं। इसी वजह से इस मार्श की मिट्टी में उनकी स्मेल बसी हुई है। जब हम ये कीचड़ अपने शरीर पर लगाते हैं तो हमारी बॉडी की ऑरा छुप जाती है और साथ ही बहुत से डेंजरस क्रीचर्स हमसे दूर रहते हैं। फिर उसने जंगल की एक डायरेक्शन की तरफ इशारा किया। हमारे नॉर्थ में पॉइजनस ड्रैगन पॉन्ड है। स्कैवेंजर्स ने सालों की एक्सप्लोरेशन के बाद इस फॉरबिडन रीजन को अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर दिया है। पॉइजनस ड्रैगन पॉन्ड उन्हीं एरियाज में से एक है, लेकिन आज हम वहां नहीं जा रहे। हम सीधा आगे बढ़ेंगे। शू किंग तब तक अपने शरीर पर पूरी तरह कीचड़ लगा चुका था। इसी वक्त क्रूसिफिक्स उसके पास से गुजरा। कल तक वही क्रूसिफिक्स शू चिंग को स्क्वाड में लाने के खिलाफ था, लेकिन आज उसने पहली बार शू चिंग को एक जरूरी सलाह दी। अपने म्यूटेशन ब्लॉचेस पर हमेशा नजर रखना किड। फॉरबिडन रीजन में म्यूटाजन बहुत ज्यादा होता है। अगर तुम्हारी म्यूटेशन लिमिट क्रॉस हो गई तो दुनिया का कोई इंसान तुम्हें नहीं बचा पाएगा। शू चिंग ने सिर्फ चुपचाप सिर हिला दिया। सच कहे तो ये बात वो पहले ही समझ चुका था। यूज पहले से ही महसूस हो रहा था कि इस जंगल में म्यूटेजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। हाँ, रूइंड सिटी जितनी नहीं, लेकिन इतनी जरूर थी कि सिर्फ सांस लेने से ही उसके हाथ पर बने म्यूटेशन के निशान धड़कने लगते थे। इसलिए उसने तुरंत अपनी पॉकेट से एक सफेद मेडिसिनल बोलिस निकाला, यूज अपनी जुबान पर रखा और धीरे धीरे घुलने दिया। थोड़ी देर बाद पूरा स्क्वाड कीचड़ से धक चुका था। अब वो फिर से सफर पर निकल पड़े, लेकिन इस बार जिस रास्ते पर वो चल रहे थे वो पहले वाले रास्तों से बिल्कुल अलग था। सब बहुत धीरे और संभाल कर चल रहे थे। हर किसी का वेपन अब उनके हाथ में था, किसी भी पल इस्तेमाल के लिए तैयार।
शू चिंग की नज़र उनके वेपन्स पर टिक गई। सैवेज गोस्ट के हाथ में एक भारी स्टील शील्ड और वुल्फ टूथ क्लब था। सार्जेंट थंडर अपने पावरफुल फाइटिंग गॉन्टलेट्स पहने हुआ था। क्रूसीफिक्स अपना बो पकड़े हुआ था और ग्रेसफुल रैप्टर के हाथ में एक चमकती हुई साटूथ डैगर थी। फैट माउंटेन के साथ गुजारे हुए दिन शू चिंग के लिए बेकार नहीं गए थे। उसकी तेज सुनने की क्षमता की वजह से उसने कई स्कैवेंजर्स की बातें सुनी थी और उन्हीं बातों से उसने वेपन्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखा था। उससे पता था कि इस दुनिया के वेपन्स को आम तौर पर 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है: मैजिकल ट्रेजर्स, टैलिस्मैन ट्रेजर्स और प्राइज्ड ट्रेजर्स। सबसे पहले आते थे मैजिकल ट्रेजर्स। ये बहुत ही रेयर और लेजेंडरी आइटम्स होते थे। कहा जाता था कि हर मैजिकल ट्रेजर के अंदर अलग अलग लेवल का म्यूटाजन मौजूद होता है और जब भी कोई इंसान उनका इस्तेमाल करता तो उनके अंदर का म्यूटाजन और बढ़ता चला जाता। इसलिए ये कभी भी हमेशा के लिए यूज नहीं किए जा सकते थे। हर इस्तेमाल के साथ वो धीरे धीरे खत्म होने लगते थे। इसी वजह से मैजिकल ट्रेजर्स की कीमत बेइंतहा ज्यादा होती थी। शू किंग ने ये भी सुना था कि इसी वजह से लिविंग ट्रेजर्स का कंसेप्ट पैदा हुआ। कुछ बच्चों को बचपन से ही इसलिए पाला जाता था ताकि उनके शरीर की मदद से मैजिकल ट्रेजर्स के म्यूटेजन को कम किया जा सके। ये बात सर्जेंट थंडर भी पहले बता चुका था। मैजिकल ट्रेजर्स के बाद आते थे टैलिस्मैन ट्रेजर्स। ये भी काफी रेयर थे, लेकिन मैजिकल ट्रेजर्स के मुकाबले इन्हें पाना थोड़ा आसान था। सबसे कॉमन होते थे प्राइज्ड ट्रेजर्स। ये खास मटेरियल से बनाए जाते थे, इसीलिए कभी-कभी आम लोग भी इन्हें हासिल कर लेते थे। शू चिंग की आयरन स्क्यूअर बिहाई एक प्राइज्ड ट्रेजर थी और स्क्वाड थंडरबोल्ट के मेंबर्स के वेपन्स भी इसी कैटेगरी में आते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। स्क्वाड फॉरबिडन रीजन के और गहरे हिस्से में पहुंचती गई। रास्ते में कई बार छोटे छोटे म्यूटेंट बीस्ट्स सामने आए। उन सबको सैवेज गोस्ट ने अकेले ही आसानी से खत्म कर दिया। जो बीस्ट्स थोड़े ज्यादा पावरफुल थे, उन्हें क्रूसीफिक्स ने अपने एरोज से दूर से ही मार गिराया। ग्रेसफुल रैप्टर ज्यादातर अपनी मिस्टीरियस टेक्निक्स का इस्तेमाल करती थी। कभी वो बीस्ट्स को डरा देती तो कभी उन्हें वही खड़े रहने पर मजबूर कर देती। शू चिंग को भी जल्दी ही अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल गया। एक जहरीला वाइपर अचानक पीछे से स्क्वाड पर हमला करने आया, लेकिन शू चिंग ने बिना घबराए उससे हवा में ही पकड़ लिया और एक ही झटके में उसका शरीर कुचल दिया। ये देखकर क्रूसीफिक्स के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। अब उससे समझ आ रहा था कि यू चिंग कोई इनएक्सपीरियंस्ड लड़का नहीं है। उसकी आंखों में पहले वाली नफरत और तुच्छता धीरे धीरे खत्म होने लगी और पहली बार उसने यू चिंग को कुछ जरूरी बातें सिखानी शुरू की। क्रूसीफिक्स ने की शू चिंग की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहा, किड, फॉरबिडन रीजन बाहर से जितना खतरनाक दिखता है, हम जैसे एक्सपीरियंस्ड स्कैवेंजर्स के लिए असल में सिर्फ कुछ ही चीजें सबसे ज्यादा डेंजरस होती हैं। जो मैं बताने जा रहा हूं, यूज अच्छी तरह याद रखना। उसने अपनी उंगली उठाई। पहला खतरा, फॉरबिडन रीजन की गहराइयों में ऐसे मुटांट बीस्ट्स रहते हैं जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अक्सर जंगल के आउटर एरिया में ही काम करते हैं, इसलिए उनसे सामना बहुत कम होता है। लेकिन अगर कभी हो गया, क्रूसीफिक्स की आवाज और सीरियस हो गई, तो एक छोटी सी गलती भी तुम्हारी जान ले सकती है। जिन मुटांट बीस्ट्स को हम पहले से जानते हैं, उनसे निपटना आसान होता है, लेकिन फॉरबिडन रीजन इतना बड़ा है कि यहाँ हर तरह के अजीब और अननोन मॉन्स्टर्स रहते हैं। हर एक की पावर्स अलग होती हैं और अगर एक पल के लिए भी तुम्हारा ध्यान हटा तो मौत पक्की समझो। इतना कहकर उसने दूसरी उंगली उठाई। दूसरा खतरा, उसका चेहरा अचानक डरा हुआ लगने लगा। द सिंगिंग, उसने धीरे से कहा। लोग कहते हैं कि कभी कभी फॉरबिडन रीजन के अंदर एक अजीब सी गाने की आवाज सुनाई देती है और जिसने भी वो सिंगिंग सुन ली, उसका बचना लगभग नामुमकिन होता है। क्रूसीफिक्स ने गहरी सांस ली। मैंने खुद कभी वो आवाज नहीं सुनी। सच तो ये है कि हमारे स्क्वाड में भी किसी ने नहीं सुनी, सिर्फ सार्जेंट थंडर को छोड़कर। ये सुनते ही शू चिंग ने सार्जेंट थंडर की तरफ देखा। ओल्ड सार्जेंट कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप जंगल की गहराइयों को देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी यादें और दर्द साफ नजर आ रहा था। तब ग्रेसफुल रैप्टर मुस्कुराते ह्यू बोली, तीसरा खतरा मैं बताती हूँ, और वैसे भी ये सबसे कॉमन डेंजर है, फॉग ऑफ कंफ्यूजन।
उसने समझाया, जब ये फॉग आती है तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। इंसान आसानी से अपना रास्ता भटक जाता है और ये फॉग जल्दी खत्म भी नहीं होती। अगर तुम उसके अंदर खो गए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जितनी देर तुम उसके अंदर रहोगे उतना ही म्यूटेजन तुम्हारे शरीर में जमा होता जाएगा और धीरे धीरे वही तुम्हारी मौत का सबब बन जाएगा। शू चिंग बहुत ध्यान से उसकी हर बात सुन रहा था। ग्रेसफुल रैप्टर ने आगे कहा, फॉग ऑफ कंफ्यूजन से बचने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला, आग। आग से फॉग को कुछ देर के लिए हटाया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन है। जब तक आग जलती रहेगी तब तक आसपास का फॉग हटेगा। जैसे ही आग बुझेगी फॉग वापस आ जाएगी। फिर उसने दूसरा तरीका बताया। दूसरा तरीका है किसी ऐसे इंसान का साथ होना जिसके पास साइकिक पावर्स हों, या जिसने बहुत मेहनत करके उन पावर्स को डेवलप किया हो। लेकिन हमारे बेस कैंप में ऐसा इंसान कई दशकों में सिर्फ एक बार ही मिलता है, और जब मिलता भी है तो ज्यादा दिन रुकता नहीं, अपनी पावर्स को और बढ़ाने के लिए कहीं और चला जाता है। तभी सबसे आगे चल रहे सैविज गोस्ट ने पीछे मुड़कर कहा, एक चौथा खतरा भी है, और वो है दूसरे स्कैवेंजर्स, खासकर जब वो जंगल में छुपकर एम्बुश लगाए बैठे हों। ग्रेसफुल रैप्टर कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन उसी वक्त सार्जेंट थंडर का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी नज़र जंगल के एक अंधेरे हिस्से पर टिक गई। उसने तुरंत धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, सब चुप। जैसे ही सार्जेंट थंडर ने चुप कहा, पूरे स्क्वाड का माहौल एक पल में बदल गया। क्रूसिफिक्स ने बिना एक सेकंड गवाए अपने बो पर एरो चढ़ा दिया। ग्रेसफुल रैप्टर ने चारों तरफ तेजी से नजर दौड़ाई। सैविज गोस्ट के पूरे शरीर की मसल्स तान गई और स्यू चिंग उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ जैसे कोई बेहद खतरनाक चीज उनके आसपास ही मौजूद हो। कुछ ही पलों बाद जंगल के गहरे अंधेरे में ठंडी और डरावनी रोशनी की छोटी छोटी चमक दिखाई देने लगी। वो रोशनी नहीं थी, वो आंखें थी, दर्जनों नहीं, शायद सैकड़ों आंखें जो अंधेरे से उन्हें घूर रही थी। जैसे जैसे वो करीब आई, उनके काले स्केल्स से ढके हुए शरीर भी नजर आने लगे। ये आम भेड़िए नहीं थे, हर एक ऑक्स जितना बड़ा था, और उनके पूरे शरीर पर काले स्केल्स चमक रहे थे। यू शिंग ने एक ही नज़र में दर्जनों वुल्फ्स देख लिए, लेकिन जंगल के अंधेरे को देखकर लग रहा था कि उनकी असली गिनती शायद सैकड़ों में हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर एक वुल्फ के शरीर से सेकेंड लेवल स्पिरिट पावर की फ्लक्चुएशंस निकल रही थी। ये देखते ही स्क्वाड थंडरबोल्ट के सभी मेंबर्स के चेहरे सीरियस हो गए। क्रूसिफिक्स धीरे से बोला, ब्लैक स्केल्ड वुल्फ्स का पैक। ग्रेसफुल रैप्टर की आवाज में भी टेंशन थी। ये तो आम तौर पर फॉरबिडन रीजन के और अंदर रहते हैं, आज ये बाहर कैसे आ गए? क्रूसिफिक्स ने अपनी आंखें सिकोड़ कर चारों तरफ देखा। ग्रेसफुल रैप्टर का चेहरा भी पीला पड़ चुका था। एक या दो ब्लैक स्केल्ड वुल्फ्स से लड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इतने सारे वुल्फ्स का सामना करना, ये बिल्कुल अलग बात थी। और सबसे बड़ा खतरा सिर्फ वुल्फ्स नहीं थे, इस जगह का म्यूटेजन भी बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे लड़ाई लंबी चलेगी, उनकी स्पिरिट पावर खत्म होती जाएगी, और जब उन्हें आसपास के एनवायरनमेंट से स्पिरिट पावर अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, तो उसके साथ बहुत सारा म्यूटेजन भी उनके शरीर में घुस जाएगा। बैटल के बीच उस म्यूटेजन को फिल्टर करने का वक्त नहीं मिलेगा, और इसका मतलब था उनके म्यूटेशन और करप्शन की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। शू चिंग बीहाई इस प्रेशर के नीचे गहरी सांसें लेने लगा। उन वुल्फ्स की प्रेजेंस ही इतनी भयानक थी कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी सार्जेंट थंडर एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज हमेशा की तरह मजबूत और शांत थी। सब लोग पीछे हट जाओ, मैं इन्हें रोकता हूं। ये कहकर वो अकेला ही वुल्फ्स की तरफ चल दिया। उसके शरीर से निकालने वाली स्पिरिट पावर इतनी जबरदस्त थी कि वो क्रूसिफिक्स से भी लगभग 2 गुना ज्यादा थी। जैसे ही सार्जेंट थंडर आगे बढ़ा, सारे ब्लैक स्केल्ड वुल्व्स रुक गए और अपनी चमकती हुई आंखों से सिर्फ उसी को घूरने लगे। एक तरफ अकेला सार्जेंट थंडर और दूसरी तरफ सैकड़ों ब्लैक स्केल्ड वुल्व्स। जंगल की हवा बिल्कुल शांत हो चुकी थी। अगले ही पल क्या होने वाला था, ये कोई नहीं जानता था। चैप्टर 13 चलो। क्रूसिफिक्स ने सार्जेंट थंडर की तरफ एक नजर डालते हुए कहा और पीछे की तरफ हट गया।
ग्रेसफुल रैप्टर और सैविज गोस्ट ने भी वही किया। शू चिंग ने सर्जेंट थंडर को भेदियों के झुंड की तरफ बढ़ते देखा। उन काले स्केल वाले भेदिये उसके शरीर से निकाल रही जबरदस्त स्पिरिट पावर को महसूस करके पल भर के लिए डरे हुए लग रहे थे, लेकिन शू चिंग हिला तक नहीं। उसने वही खड़े होकर अपना ब्लैक आयरन स्कीवर मजबूती से पकड़ लिया, जो अंधेरे में भी हल्की सी चमक रहा था। किड, पता है सार्जेंट थंडर स्क्वाड का लीडर क्यों है? क्रूसिफिक्स ने पीछे हटते हुए पूछा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो की कंडेंसेशन के 6th लेवल पर है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुश्किल वक्त में उसका फैसला कभी गलत नहीं होता और वो हमेशा अपनी टीम की जिम्मेदारी उठाता है। जैसे ही उसकी बात शू किंग के कानों तक पहुंची, दूर से एक जबरदस्त धमाका गूंज उठा। क्रूसिफिक्स का छोड़ा हुआ तीर लगभग 600 मीटर दूर एक विशाल पेड़ से टकराया। अगले ही पल वो पेड़ जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। सैविज गोस्ट और ग्रेसफुल रैप्टर ने तभी एक के बाद एक पेड़ गिराने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में उन्होंने पेड़ों की एक दीवार बना दी, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा रास्ता छोड़ा गया था। काम खत्म होते ही क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर और पीछे हट गए। सिर्फ सैविज गोस्ट वही खड़ा रहा। एक हाथ में उसकी भारी शील्ड थी और दूसरे में उसका वुल्फ टूथ क्लब। वो बिल्कुल एक पहाड़ की तरह उस रास्ते को रोक कर खड़ा था। उधर सर्जेंट थंडर अचानक बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसके दोनों हाथ तेज रोशनी से चमक रहे थे। जिस भी भेड़िए को वो छूटा, वो तुरंत खून के धमाके के साथ फट जाता। लेकिन भेड़ियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही पलों में सर्जेंट थंडर उनके बीच गायब हो गया। बाकी स्क्वाड थंडरबोल्ट सिर्फ धमकों की आवाज और भेड़ियों की दर्द भरी चीखें ही सुन पा रही थी। किड, क्रूसिफिक्स जोर से चिल्लाया, हमारे पास आ जाओ, जल्दी ही तुम्हारी भी लड़ने की बारी आएगी। शू किंग समझ गया कि स्क्वाड थंडरबोल्ट पहले से ही एक बैटल स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है, इसलिए वो पीछे होते हुए सैविज गोस्ट के पास पहुंच गया। सैविज गोस्ट मुस्कुराया और अपने अंगूठे से पेड़ों की दीवार के छोटे से रास्ते की तरफ इशारा किया। शू चिंग बिना कुछ कहे उस रास्ते से निकल गया और क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर के पीछे चल दिया। लगभग 600 मीटर आगे उसने ग्रेसफुल रैप्टर को देखा। उसने भी पेड़ गिराकर एक और दीवार बना दी थी। रास्ते के बिल्कुल सामने उसने एक अजीब सा पाउडर जमीन पर छिड़का, फिर अपने अंगूठे को दांत से काटा और खून की बूंद से जमीन पर एक बहुत ही जातिल सिंबल बना दिया। जैसे ही उसने शू चिंग को आते देखा, बस एक नजर उस पर डाली। उस नजर का मतलब साफ था, रुको मत, आगे बहते रहो। शू किंग उसके पास से निकल गया और आगे बढ़ा। लगभग 600 मीटर और चलने के बाद उसने क्रूसिफिक्स को एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर बैठा देखा। उस पेड़ की ऊंचाई से पूरा इलाका साफ दिख रहा था। नीचे देखते हुए क्रूसिफिक्स बोला, मेरे पीछे वाला एरिया तुम संभालो और जरूरत पड़े तो 600 मीटर और पीछे हट जाना। शू किंग ने सिर हिला दिया। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था स्क्वाड थंडरबोल्ट असल में किस तरह लड़ती है। बेद पैद के पास से तेज रफ्तार में निकलने के बाद शू किंग लगभग 600 मीटर और आगे दौड़ा। उसने आसपास का ध्यान से जायजा लिया। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई खतरा नहीं है, तब उसने झाड़ियों के पास की कीचड़ भरी जगह चुन ली और चुप कर बैठ गया। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे वो पहले शहर के खंधारों में शिकार करते वक्त घंटों तक चुप कर अपने शिकार का इंतजार करता था। अपनी जगह लेने के बाद शू किंग बिल्कुल भी नहीं हिला। उसकी सांसें तक शांत हो गई थी। कुछ ही देर बाद दूर से धमकों की आवाज और भी तेज होने लगी। बीच में इतने सारे पेड़ थे कि वो लगभग 2400 मीटर दूर चल रही लड़ाई देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वहां बहुत ही भयानक जंग चल रही है। दरअसल उसी वक्त सर्जेंट थंडर अकेला ही भेदियों के पूरे झुंड से लड़ रहा था। वो की कंडेंसेशन के 6th लेवल पर था, लेकिन फॉरबिडन रीजन में स्पिरिट पावर को बेकार खर्च करना मौत को दावत देने जैसा था। इसलिए वो अपनी ताकत का हर जर्रा बहुत संभाल कर इस्तेमाल कर रहा था। उसकी स्पिरिट पावर पर पकड़ इतनी जबरदस्त थी कि वो बिना ज्यादा एनर्जी बर्बाद किए भेड़ियों को धीरे धीरे सैविज गोस्ट की तरफ खींच रहा था। सैविज गोस्ट के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभार आई। उसने अपना वुल्फ टूथ क्लब दोनों हाथों से उठाया। एगल हाइपेल सर्जेंट थंडर उसके पास से बिजली की तरह निकल गया और सैविज गोस्ट ने अपना भारी क्लब पूरी ताकत से सामने आते भेदियों पर दे मारा।
बूम! कई भेदिए उस एक वार में ही कुचल दिए गए। ऊपर पेड़ की शाख पर बैठे क्रूसिफिक्स ने भी अपना धनुष तन लिया। स्पिरिट पावर से बने एक के बाद एक तीर हवा को चीरते हुए भेदियों की तरफ निकले। हर तीर किसी न किसी भेदिए को चीर डालता। जंगल फिर से उनकी दर्द भरी चीखों से गूंज उठा। सार्जेंट थंडर बिना रुके आगे बढ़ता गया और ग्रेसफुल रैप्टर की पोजीशन तक पहुंच गया। अब पीछे सिर्फ सैविज गोस्ट खड़ा था, बिल्कुल एक जीते जागते पहाड़ की तरह। जो भी उसके सामने आता वही रुक जाता। इसी दौरान किछाड़ में छुपे शू किंग ने देखा कि सार्जेंट थंडर उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। एक पल में ही सार्जेंट थंडर उसके पास से गुजर गया। जाते वक्त दोनों की नजरें मिली, लेकिन उसके पास सिर हिलाने तक का वक्त नहीं था। लगभग 600 मीटर और आगे जाकर सार्जेंट थंडर जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी जेब से एक सफेद मेडिसिनल बोलस निकाला। उस खाकर तुरंत ध्यान लगाकर अपनी स्पिरिट पावर रिकवर करने लगा। अब उसकी जगह किसी और को फ्रंट लाइन संभालनी थी। तब एक्स-यू किंग को स्क्वाड थंडरबोल्ट की असली बैटल स्ट्रेटजी समझ आ गई। सबसे पहले सार्जेंट थंडर दुश्मन को रोकता था। उसके बाद सैविज गोस्ट फ्रंट लाइन संभालता। जब वो थक जाता तो ग्रेसफुल रैप्टर उसकी जगह लेती और सबसे पीछे क्रूसिफिक्स कवर फायर देता रहता। इस तरह हर मेंबर बारी बारी से लड़ता था और बाकी लोग उस दौरान अपनी ताकत वापस हासिल करते थे। फॉरबिडन रीजन जैसे खतरनाक इलाके में यही सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी थी। स्क्वाड का हर मेंबर दूसरे पर पूरा भरोसा करता था। अगर एक भी गलती करता तो पूरी टीम खत्म हो सकती थी। शू किंग के दिल में एक नया एहसास पैदा हुआ, तो एक असली स्कैवेंजर स्क्वाड इसी तरह लड़ती है। उसकी आंखों में और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय भर गया। वो चुपचाप अपनी जगह पर इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद उसने सैविज गोस्ट को वापस आते देखा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। साफ था कि वो बुरी तरह थक चुका था। उसके कुछ ही समय बाद ग्रेसफुल रैप्टर भी लौट आई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो अपने दोनों हाथ सीने पर रखकर मुश्किल से सांस ले रही थी। और सबसे आखिर में क्रूसिफिक्स शू चिंग के पास से गुजरा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता थी, लेकिन शू चिंग महसूस कर सकता था कि उसकी स्पिरिट पावर लगभग खत्म होने वाली थी। उनके पीछे काले स्केल वाले भेदियों का अनंत झुंड अब भी उनका पीछा कर रहा था। क्रूसिफिक्स एक पल के लिए झिझका। शायद वो शू चिंग को अकेला छोड़कर फ्रंट लाइन देना नहीं चाहता था। तब शू चिंग ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं संभाल लूंगा। क्रूसिफिक्स ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप आगे बढ़ गया। और उसके तुरंत बाद भेदियों का पूरा झुंड शू चिंग की तरफ टूट पड़ा। एक तेज और खून की बू से भरी हवा शू चिंग के चेहरे से टकराई। उसने सामने देखा, लगभग 12 काले स्केल वाले भेदिए सबसे आगे दौड़ रहे थे। उनकी लाल चमकती आंखें, खून से रंगे हुए दांत और पागलपन से भरी दहाड़ देखकर ही किसी का हौसला टूट जाता। स्क्वाड थंडरबोल्ट के साथ पहली टक्कर में उनके कई साथी मर चुके थे और बहुत से बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन अपने ही साथियों के खून की खुशबू ने उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक और पागल बना दिया था। हैरानी की बात यह थी कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ क्रूसिफिक्स पर था। किसी ने भी कीचड़ में छुपकर बैठे शू किंग को महसूस नहीं किया। जैसे ही वो उसके पास से गुजरे, स्विश, शू किंग का डैगर बिजली की तरह हवा में उड़ा, सीधा सबसे नजदीक वाले भेदिए के सिर में जा घुसा। और वो एक दर्द भरी चीख के साथ वो भेदिया वहीं धड़ से गिर गया। लेकिन शू चिंग रुका नहीं। उसका शरीर एक धुंधली परछाई की तरह हिलता हुआ भेदियों के बीच घुस गया। उसने अपना ब्लैक आयरन स्क्यूअर पूरी ताकत से घुमाया। थक, दूसरे भेदिए की आंख के आर पार स्क्यूअर घुस गया। भेदिया वहीं तड़प कर गिर पड़ा। उसी पल शू चिंग ने अपना बायां हाथ मुट्ठी में बंध लिया। बूम! उसका मुक्का तीसरे भेदिए के सीने पर पड़ा।
इतनी जबरदस्त ताकत थी कि भेदिया हवा में ही फट गया। खून और गोश्त के टुकड़े शू किंग के पूरे शरीर पर बिखर गए। सिर्फ कुछ ही पलों में 3 भेदिए मर चुके थे। शू किंग किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक खूनी राक्षस की तरह लड़ रहा था। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। उसके हर वार में मौत छुपी हुई थी। जिस भेदिए के पास वो पहुंचता, वो जिंदा वापस नहीं जाता। उसका आयरन स्क्यूअर एक के बाद एक भेदियों को चीर रहा था। हर तरफ दर्द भारी चीखें गूंज रही थी। थोड़ी ही देर में शू किंग का पूरा शरीर गाढ़े खून से भीग चुका था। उसका पहले काला दिखने वाला आयरन स्क्यूअर अब पूरी तरह लाल हो चुका था। लेकिन भेड़ियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि कुछ हमले उसकी सुरक्षा तोड़कर उस तक पहुंच ही गए। उनके दांतों और पंजों ने उसके शरीर पर एक के बाद एक गहरे जख्म बना दिए। खुशकिस्मती से शू किंग ने ज्यादातर हमलों से बच लिया, और जो चोट लग भी गई, उसके सीने में छुपा वायलेट क्रिस्टल हैरतअंगेज रफ्तार से भरने लगा। छोटे जख्म सिर्फ कुछ सांसों में गायब हो जाते, और बड़े घाव भी बहुत जल्दी खून बहाना बंद कर देते। बाकी स्क्वाड मेंबर्स इतनी दूर थे कि उन्हें सिर्फ शू किंग का खून से भीगा हुआ शरीर दिख रहा था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके जख्म लगातार भर भी रहे थे, इसी अद्भुत हीलिंग की वजह से। शू किंग उतनी देर तक लड़ता रहा जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। उसके आसपास भेड़ियों की लाशें ढेर बनने लगी, और उसकी आंखें और भी ज्यादा ठंडी और बीहट हो गई। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि वो स्क्वाड थंडरबोल्ट के किसी भी मेंबर से ज्यादा देर तक फ्रंटलाइन संभाले खड़ा रहा। अब तो भेड़िए भी उससे डरते हुए नजर आने लगे। पेड़ों के पत्तों के बीच से छान कर आती हल्की सी रोशनी उसके खून से भीगे शरीर पर पड़ रही थी। उस पल शू किंग किसी इंसान से ज्यादा मौत का रूप लग रहा था। शू चिंग से लगभग 600 मीटर पीछे सार्जेंट थंडर खड़ा था, और उससे भी ऊपर एक विशाल पेड़ की शाख पर क्रूसिफिक्स अपना धनुष संभाले बैठा था। दोनों ही शू चिंग की लड़ाई देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना जवान लड़का इतनी देर तक अकेला पूरे भेड़ियों के झुंड का सामना कर सकता है। उसकी बेरहमी, उसका हौसला और उसकी हिम्मत, सब कुछ उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। आखिरकार सार्जेंट थंडर जोर से चिल्लाया, किड, पीछे हट जाओ। शू चिंग को अभी भी थकान महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उससे एक और बात का एहसास हो गया था। उसकी स्पिरिट पावर खतरनाक हद तक कम हो चुकी थी। वायलेट क्रिस्टल उसके शरीर को ठीक कर सकता था, उसके घाव भर सकता था, लेकिन वो उसकी खर्च हो चुकी स्पिरिट पावर को वापस नहीं ला सकता था। खुशकिस्मती से शू चिंग बॉडी रिफाइनमेंट का प्रैक्टिशनर था, इसलिए ग्रेसफुल रैप्टर की तरह स्पिरिट पावर कम होते ही वो बेकार नहीं हो गया। वो अब भी लड़ सकता था, लेकिन हर सांस के साथ उससे आसपास की स्पिरिट पावर एब्जॉर्ब करनी पड़ रही थी, और उस स्पिरिट पावर के साथ म्यूटेजन भी उसके शरीर में घुस रहा था। उसके बाएं हाथ पर बने म्यूटेशन के दाग पहले से कहीं ज्यादा धड़कने लगे। इसलिए सार्जेंट थंडर का हुक्म सुनते ही शू किंग बिना एक पल गवाए पीछे हटने लगा। लेकिन तभी एक अजीब भेड़िया उसकी तरफ झपटा। बाकी सब भेड़ियों की आंखें लाल थी, मगर इस भेड़िए की आंखें काली थी। शू चिंग का आयरन स्क्यूअर लाल बिजली की तरह चमका। सूश! एक ही वार में उसने भेदिए का सिर चीर दिया। भेदिया तुरंत मर गया। शू चिंग मुड़कर पीछे हटने ही वाला था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। मरे हुए भेदिए की परछाई हिलने लगी। उसकी शैडो अजीब तरीके से मुड़ने और टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। पहले शू चिंग को लगा
शायद पेड़ों के बीच से आती रोशनी का धोखा हो। लेकिन अगले ही पल उसने साफ देखा, वो शैडो उसकी तरफ रेंग रही थी। पेड़ों के पत्तों से छान कर आती हल्की रोशनी की वजह से सब कुछ धुंधला था। इससे पहले कि शू चिंग कुछ समझ पाता, वो शैडो उसके शरीर को छू गई। एक पल में उसका पूरा बदन कांप उठा। उससे लगा जैसे कोई बेहद घिनौनी और शैतानी ताकत उसके सिर से पैर तक फैल गई हो। एक ऐसी बुराई जिसे लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन था। लेकिन जैसे ही वो अंधेरी ताकत उसके सीने तक पहुंची, वहीं छुपा हुआ वायलेट क्रिस्टल अचानक जाग उठा। अब तक जो क्रिस्टल सिर्फ उसके घाव भरता था, उसने पहली बार कुछ और किया। एक बर्फ जैसी ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और अगले ही पल वो सारी शैतानी मौजूदगी गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। कुछ ही पल बाद वो ठंडी लहर भी खत्म हो गई। वायलेट क्रिस्टल फिर से बिल्कुल शांत हो गया। शू किंग हैरानी से अपने शरीर को देखने लगा। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अभी हुआ क्या था? लेकिन यह सोचने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत पीछे की तरफ छलांग लगाई और फ्रंट लाइन से दूर हटने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था, क्या सार्जेंट थंडर या क्रूसिफिक्स ने भी ये सब देखा होगा? जैसे ही शू किंग पीछे हटा, सार्जेंट थंडर तुरंत आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। उसने शू किंग की तरफ देखकर कहा, बहुत बढ़िया काम किया, अब पीछे जाकर आराम करो। फिर उसने समझाया, ये ब्लैक स्केल्ड वुल्व्स फॉरबिडन रीजन के सबसे गहरे हिस्सों में रहते हैं, जहां म्यूटेजन बहुत ज्यादा होता है। उन्हें ऐसी जगह बिल्कुल पसंद नहीं जहां म्यूटेजन कम हो। बस हमें कुछ और देर तक इन्हें रोकना है। आखिर में ये खुद ही पीछे हट जाएंगे। इतना कहकर सार्जेंट थंडर दोबारा स्पिरिट पावर से भर गया। वो सीधा उन भेदियों की तरफ दौड़ा जिनसे शू किंग अभी अभी अलग हुआ था। उसी वक्त सैवेज गोस्ट भी सामने आ गया। वो काफी देर से पीछे तैयार खड़ा था। जैसे ही उसने शू किंग को देखा, उसका पूरा शरीर भेदियों के खून से भीगा हुआ था और उसके पीछे भेदियों की लाशों का ढेर लगा हुआ था। सैवेज गोस्ट ने तुरंत उसकी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन शू किंग ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूं। उसने सैवेज गोस्ट का हाथ आराम से हटा दिया और बिना रुके पीछे की तरफ चलता रहा। सैवेज गोस्ट चुपचाप उससे जाते हुए देखता रहा। अब उसकी आंखों में शू किंग के लिए सिर्फ एक ही चीज थी, गहरा सम्मान। कुछ देर बाद शू किंग ग्रेसफुल रैप्टर के पास पहुंच गया। उससे पहले ही किसी ने उसे शू किंग की लड़ाई के बारे में बता दिया था। फिर भी शू किंग की हालात देखकर वो एक पल के लिए सन्न रह गई। उसका पूरा शरीर खून से भीगा हुआ था, कपड़ों पर लहू जम चुका था, लेकिन वो अब भी सीधा खड़ा था। अगला ही पल ग्रेसफुल रैप्टर ने अपनी कमर से एक छोटी सी लेदर पाउच निकाली और शू किंग की तरफ बढ़ा दी। शू किंग ने पाउच ली। सिर्फ हाथ में पकड़ते ही उसे महसूस हो गया कि उसके अंदर मेडिसिनल पिल्स हैं। उसने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, थैंक यू। फिर बिना वक्त गवाए वो आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने ऊपर पेड़ की शाख पर बैठे क्रूसिफिक्स को देखा। क्रूसिफिक्स ने कुछ नहीं कहा, बस शू चिंग की तरफ देखा और धीरे से सिर हिला दिया। ये उसकी तरफ से तारीफ और स्वीकृति का संकेत था। शू चिंग ने भी चुपचाप सिर हिलाकर जवाब दिया। आखिर में वो स्क्वाड की सबसे पिछली पोजीशन पर पहुंच गया। उसने गहरी सांस ली और अपने शरीर के अंदर जमा हुई गंदी इम्प्योर वाइटल एनर्जी को बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसने 3 सफेद व्हाइट बोलसेस निकाले और खा लिए। दावा का असर होते ही शू किंग शांत होकर बैठ गया और दोबारा स्पिरिट पावर अब्सॉर्ब करके अपनी ताकत वापस पाने लगा। लगभग 1 घंटे बाद शू किंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली।
अब उसके चेहरे पर पहले वाली थकान का नामो निशान नहीं था। उसकी ताकत लगभग पूरी तरह वापस आ चुकी थी। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये थी कि उसके शरीर के अंदर मौजूद म्यूटेगन अब लगभग ना के बराबर रह गया था। उसने तुरंत अपनी बाईं बाहों की आस्तीन ऊपर की। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। उसके हाथ पर बने म्यूटेशन ब्लॉचेस में से एक पूरी तरह गायब हो चुका था। ये देखकर वो कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्न रह गया। लेकिन एक और अजीब बात थी, उसकी अल्टिवेशन बिल्कुल कमजोर नहीं हुई थी। वो अब भी बॉडी रिफाइनमेंट के सेकेंड लेवल पर ही था। इतना ही नहीं, इतनी भयानक लड़ाई के बाद भी उसकी स्ट्रेंथ घटी नहीं थी, बल्कि रिकवर होने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसने थोड़ी और प्रोग्रेस कर ली है। ज्यू चेंग ने आंखें बांध करके लड़ाई के दौरान हुई हर बात को याद करना शुरू किया। उसे साफ याद था, जब वो लगातार लड़ रहा था तब उसे मजबूरन आसपास की स्पिरिट पावर अब्जॉर्ब करनी पड़ी थी। उस वक्त उसके बाएं हाथ के दोनों म्यूटेशन ब्लॉचेस जोर जोर से धड़क रहे थे। उसने पहले भी कई बार व्हाइट बोलसेस खाए थे, लेकिन उनका असर कभी इतना जबरदस्त नहीं हुआ था। तो फिर आज ऐसा क्या अलग हुआ? यू चिंग के दिमाग में सिर्फ एक ही जवाब बार बार उभर रहा था, या फिर वो अजीब सी बर्फ जैसी ठंडी लहर जो उसके शरीर में दौड़ी थी। उसने धीरे से सोचा, उस भेदिए की शैडो कितनी घिनौनी और शैतानी थी, और उसके तुरंत बाद वायलेट क्रिस्टल ने वो ठंडी ताकत बाहर भेजी। उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। उसने फिर से उस पल को याद किया। अब उसे पूरा यकीन था, उसने जो देखा था वो कोई रोशनी का धोखा नहीं था। वो शैडो वाकई जिंदा थी, और वो सच में उसके शरीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। इसी तरह वायलेट क्रिस्टल से निकली वो ठंडी लहर भी बिल्कुल असली थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टल ने उस अंधेरी ताकत का सामना किया हो और उसे अपने अंदर खींच लिया हो। शू किंग के दिल में एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या वायलेट क्रिस्टल ने उस शैडो को निकाल लिया? फिलहाल ये सिर्फ उसके अंदाजे और शाक थे। उसके पास इसका कोई सबूत नहीं था, लेकिन एक बात तय थी, उसके सीने में छुपा वायलेट क्रिस्टल सिर्फ घाव भरने वाला खजाना नहीं था। उसके अंदर अभी भी बहुत से ऐसे राज छुपे थे जिनके बारे में शू चुइंग को अभी कुछ भी पता नहीं था। शू चुइंग कितनी भी कोशिश कर ले, उससे इन सवालों का जवाब समझ नहीं आ रहा था। जब वो बैठकर इसी बारे में सोच रहा था, तब तक स्क्वाड थंडरबोल्ट के बाकी मेंबर्स एक एक करके उसके पास से गुजरते हुए फिर से लड़ाई में उतरने लगे। कुछ देर बाद उसने अपने दिमाग को शांत किया। सवालों के जवाब अभी उतने जरूरी नहीं थे। अब उसका शरीर काफी हद तक रिकवर हो चुका था और दोबारा लड़ने की बारी उसी की थी। शू चिंग खड़ा हुआ, अपनी आयरन स्क्यूअर पर लगा खून साफ किया, और जैसे ही क्रूसीफिक्स पीछे हटा, वो बिजली की रफ्तार से सीधा वोल्फ्स के झुंड की तरफ दौड़ पड़ा। अगले ही पल जंगल में दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं, जैसे किसी खौफनाक संगीत का हिस्सा हो। भगवान की आंखों के खुलने का विनाश, खून की बारिश और इतनी मुश्किलें झेलने के बाद भी ये रात की लड़ाई उसके लिए एक ऐसे ग्राइंडस्टोन की तरह थी जो उससे और भी तेज और भी खतरनाक बना रही थी। इस बार उसने पहले से भी ज्यादा देर तक लड़ाई की। फिर वो पीछे हटा और स्क्वाड के दूसरे मेंबर्स अपनी बारी लेने लगे। समय धीरे धीरे बेटा गया, सूरज डूब गया, चांद निकल आया, और फॉरबिडन रीजन की उस अंधेरी रात में सिर्फ तलवारों की तकराहट, जानवरों की दहद और मौत की चीखें ही सुनाई दे रही थी। रात भर ये खूनी जंग चलती रही। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया जब स्क्वाड थंडरबोल्ट का हर मेंबर पूरी तरह थक चुका था। उनके पास जो व्हाइट बोलसेस थे वो भी पूरी तरह खत्म हो चुके थे। सबके शरीर में इतना ज्यादा म्यूटेजन जमा हो गया था कि वो म्यूटेशन के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। तभी सुबह की पहली रोशनी जंगल में फैलने लगी। बचे हुए आखिरी ब्लैक स्केल्ड वुल्व्स ने थाके हुए स्क्वाड की तरफ देखा, फिर अपनी पूंछ दबाकर वहां से भाग निकले। एक पल में पूरा जंगल शांत हो गया। स्क्वाड थंडरबोल्ट का हर मेंबर खून से लात-पात जमीन पर पड़ा हुआ था, जोर जोर से सांसें ले रहा था। शू चिंग भी हाय उन्हीं की तरह पूरी तरह थक चुका था।
हाँ, वायलेट क्रिस्टल उसके घाव तुरंत भर देता था, लेकिन उसका दिमाग और उसकी मानसिक ताकत भी हद से ज्यादा खर्च हो चुकी थी। ग्रेसफुल रैप्टर मुश्किल से खड़ी हुई और धीरे से बोली, हम आखिर जिंदा बच ही गए। उसने शू चिंग की तरफ देखा। थैंक यू। सैवेज गोस्ट भी जोर जोर से सांस ले रहा था। उसने मुस्कुराते हुए शू चिंग की तरफ एक बड़ा सा थम्स अप दिखाया। इस रात शू चिंग ने जिस तरह लड़ाई की थी, उसने सार्जेंट थंडर और क्रूसीफिक्स दोनों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा कमाल कर दिखाया था। सच कहा जाए तो अगर शू चिंग उनके साथ ना होता तो शायद वुल्व्स कभी पीछे ना हटे और स्क्वाड थंडरबोल्ट के सभी मेंबर्स म्यूटेशन का शिकार बन चुके होते। लेकिन जब सब लोग चैन की सांस ले रहे थे, सिर्फ शू चिंग ही था जिसके दिमाग में नए सवाल पैदा हो रहे थे। लड़ाई के दौरान उसने एक अजीब बात महसूस की थी। अब उसके शरीर में म्यूटाजन पहले की तरह जमा ही नहीं हो रहा था। उल्टा उससे महसूस हुआ कि उसके अंदर पहले से मौजूद म्यूटेजन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। जब सब लोग जमीन पर आराम कर रहे थे, सार्जेंट थंडर ने अपना माथा मलते हुए कहा, यह सब कोई इत्तेफाक नहीं था। ब्लैक स्केल्ड वुल्फ्स बार बार हम पर हमला कर रहे थे, जैसे वो किसी खास चीज की तलाश में हों। फिर उसकी नजर सब पर घूमी। सब लोग अपना अपना सामान बाहर निकालो। मुझे लगता है इसके पीछे किसी इंसान का हाथ है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। फिर भी किसी ने सार्जेंट थंडर की बात नहीं टाली। सबने अपना अपना सामान निकालकर जमीन पर रख दिया। सू किंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में तुरंत हॉर्सफोर का बैग आया। कहीं वुल्व्स उस बैग की वजह से तो हमला नहीं कर रहे थे? लेकिन उसके सोचने से पहले ही ग्रेसफुल रैप्टर अचानक जोर से चीख उठी। उसने सीधा सैवेज गोस्ट की तरफ उंगली दिखा दी। उसके सामान के बीच एक पुराना और टूटा फूटा लकड़ी का बॉक्स पड़ा था, और सबसे हैरान कर देने वाली बात, वो बॉक्स धीरे धीरे खुद ही बिखर रहा था। उसमें से हल्की हल्की धुआं भी निकल रही थी। फॉरबिडन रीजन की अजीब खुशबू के बीच उसकी स्मेल पहले किसी को महसूस नहीं हुई थी। सैवेज गोस्ट हैरान होकर बोला, ये बॉक्स टूट क्यों रहा है? सार्जेंट थंडर बिना कुछ कहे आगे बढ़े। उन्होंने लकड़ी का वो बॉक्स उठाया और ग्रेसफुल रैप्टर को दे दिया। ग्रेसफुल रैप्टर ने बॉक्स को ध्यान से सूंघा। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने सार्जेंट थंडर की तरफ देखकर धीरे से सिर हिला दिया। सार्जेंट थंडर ने सैवेज गोस्ट से पूछा, ये बॉक्स तुम्हें कहाँ से मिला? सैवेज गोस्ट ने शर्माते हुए अपना सिर खुजाया और बोला, कैंप लौटने के बाद मैंने इसे बाजार से खरीदा था। शॉपकीपर ने कहा था कि इसमें इंसेक्ट रिपेलिंग पाउडर है, कीड़े मकोड़ों को दूर भगाने के लिए। ग्रेसफुल रैप्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, यह इंसेक्ट पाउडर नहीं है, ये बटरफ्लाई रैबिट के ड्रॉपिंग से बना हुआ है। अगर इसे सही तरह के स्टिम्युलेंट के कांटेक्ट में लाया जाए तो ये धीरे धीरे जलने लगता है और उसकी स्मेल स्केल्ड क्रीचर्स को अपनी तरफ खींच लेती है। फिर उसने सीधा सैवेज गोस्ट की आंखों में देखते हुए कहा, और ब्लैक स्केल्ड वुल्व्स भी स्केल्ड क्रीचर्स ही है। ये सुनते ही सैवेज गोस्ट का चेहरा सफेद पड़ा गया। यूज तुरंत समझ आ गया कि यूज धोखा दिया गया था। पूरे ग्रुप के बीच एक भारी सन्नाटा छा गया। शू चिंग भी चुपचाप सब कुछ देख रहा था। अब यूज भी समझ आ रहा था कि इस साजिश के पीछे कोई आम इंसान नहीं हो सकता। काफी देर की खामोशी के बाद सार्जेंट थंडर ने धीरे से कहा, सैवेज गोस्ट को सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है, और अगर कैंप में किसी ने हमारे लिए ये जाल बिछाया है तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वो कौन हो सकता है। क्रूसीफिक्स की आंखों में ठंडी मारने वाली चमक उभरी। उसने दांतों को भींचकर सिर्फ 2 शब्द कहे, स्क्वाड ब्लड शैडो। ग्रेसफुल रैप्टर ने भी गंभीर आवाज में कहा, मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत थी। वो लोग जरूर कोई अगला कदम भी उठाएंगे, और हमारी हालात देखकर अभी हम उनसे लड़ने की कंडीशन में भी नहीं है। सार्जेंट थंडर
कुछ देर तक दूर जंगल की तरफ देखता रहा। फिर उसने पूछा, अब फैसला करना होगा, मिशन जारी रखें या यहीं से वापस लौट चले। शू किंग ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। उसने फैसला सार्जेंट थंडर और बाकी मेंबर्स पर छोड़ दिया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर में क्रूसिफिक्स ने ही खामोशी तोड़ी। सार्ज, हार्वेस्टिंग पॉइंट अब ज्यादा दूर नहीं है। इस सफर में हम पहले ही बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च कर चुके हैं। अगर अब खाली हाथ वापस गए, वो अपनी बात अधूरी छोड़ गया। सार्जेंट थंडर कुछ देर तक चुप रहा। उसने पहले सैवेज गोस्ट की तरफ देखा, जो शर्म से अपना सिर झुकाए खड़ा था। फिर उसने ग्रेसफुल रैप्टर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह जिद साफ नजर आ रही थी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और कहा, हम मिशन कंटिन्यू करेंगे। हार्वेस्टिंग पॉइंट पहुंचते ही जितनी जल्दी हो सके प्लांट्स कलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब अलग अलग रास्तों से कैंप की तरफ लौटेंगे। कैंप में दोबारा मिलेंगे। फैसला हो चुका था। सबने थोड़ी देर और आराम किया और फिर एक बार फिर फॉरबिडन रीजन के गहरे जंगल की तरफ चल दिए। जंगल के बीच सफर करते हुए शू चिंग धीरे से ग्रेसफुल रैप्टर के पास गया। उसने फैट माउंटेन से मिली एम्बर की वो छोटी सी टुकड़ी निकाली और उससे दिखाते हुए पूछा, क्या आप जानती है ये चीज क्या है? जैसे ही ग्रेसफुल रैप्टर ने उस एम्बर को देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने यूज ध्यान से हाथ में लेकर गौर से देखा, फिर बोली, ये घोस्ट फेस स्कॉर्पियन की पूंछ है। इसका जहर बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन इसी जहर में कुछ ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो इंसान के शरीर में छुपी हुई ताकत को कुछ वक्त के लिए बाहर निकाल सकती हैं। फिर उसने चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन इसका जहर इस्तेमाल करने के तुरंत बाद न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसी वजह से बहुत से लोग घोस्ट फेस स्कॉर्पियंस KO पालते हैं और मार्केट में इनकी कीमत भी काफी ज्यादा मिलती है। शू चिंग ने हल्का सा सिर झुकाकर उसका शुक्रिया अदा किया और अंबर को संभाल कर वापस अपने बाग में रख दिया। उसके बाद पूरी स्क्वाड और भी ज्यादा सतर्क होकर आगे बढ़ने लगी। इस बार सब पहले से भी ज्यादा खामोश थे। शायद ब्लैक स्केल्ड वुल्व्स वाले हादसे की वजह से, या शायद किस्मत उनके साथ थी। रास्ते में उन्हें कोई और म्यूटेंट बीस्ट नहीं मिला। सफर बिना किसी और मुश्किल के जारी रहा। कुछ ही देर बाद वो फॉरबिडन रीजन के उस बॉर्डर तक पहुंच गए जो उसके और भी गहरे हिस्से की शुरुआत करता था। यहाँ का नज़ारा पहले से बिल्कुल अलग था। अब हर तरफ सिर्फ घना जंगल ही नहीं था, उसकी जगह छोटी छोटी पहाड़ियां और बहते हुए चश्मे भी नजर आ रहे थे। लेकिन उन चश्मों का पानी पूरी तरह काला था, उसे पीना नामुमकिन था। घने जंगल के बीच एक पतला सा रास्ता बना हुआ था और उस रास्ते के आखिर में एक बेहद खूबसूरत कैनियन था। जैसे हाई स्क्वाड थंडरबोल्ट अस कैनियन के अंदर दाखिल हुई, शू चिंग को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। ऊपर घनी बेलो वाइन्स ने आसमान को पूरी तरह ढक रखा था। सूरज की रोशनी मुश्किल से ही नीचे आ पा रही थी। सबसे अजीब बात यह थी, यहाँ एक भी पेड़ नहीं था, सिर्फ रंग बिरंगे फूल ही फूल नजर आ रहे थे। हर फूल लगभग एक मुट्ठी जितना बड़ा था। उनके नीले चमकते हुए तनों पर 7 पट्टे लगे हुए थे। दूर से देखने पर वो ऐसे लग रहे थे जैसे रात के आसमान में चमकते हुए तारे। पूरा कैनियन एक शांत और जदुई सितारों भरे आसमान जैसा लग रहा था। ये वही सीक्रेट हार्वेस्टिंग पॉइंट था जिसे स्क्वाड थंडरबोल्ट ने कई साल पहले ढूंढा था। इसी जगह से मिलने वाले रेयर प्लांट्स को बेचकर ही वो लोग आराम से अपनी जिंदगी चलाते थे। लेकिन इन पौधों को तोड़ने का एक खास तरीका था। गलत तरीके से तोड़ने पर उनकी वैल्यू खत्म हो जाती। इसलिए वक्त बचाने के लिए शू चिंग हार्वेस्टिंग में शामिल नहीं हुआ। कुछ देर तक सबको काम करते देखने के बाद वो कैनियन के एक कोने में शांत होकर बैठ गया और वही अपनी कल्टीवेशन शुरू कर दी। पिछले दिन की भयानक लड़ाई के बाद शू चिंग की कल्टीवेशन काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी थी। यूज महसूस हो रहा था कि वो ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। आने वाले खतरों से बचने के लिए अपनी ताकत बढ़ाना सबसे ज़रूरी था। इसलिए फॉरबिडन रीजन जैसे खतरनाक जगह पर भी उसने एक पल बर्बाद नहीं किया। वो शांत होकर सी एंड माउंटेन इनकांटेशन चलाने लगा और आसपास की स्पिरिट पावर को अब्जॉर्ब करने लगा।
जैसे ही स्पिरिट पावर उसके शरीर में आने लगी, पूरे ग्लैड में हल्की सी हवा चलने लगी। दूर खड़े सार्जेंट थंडर की नजर तुरंत शू चिंग पर पड़ी, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। वो जानते थे कि वापस लौटते वक्त उन पर फिर से हमला हो सकता है, और ऐसे वक्त में थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ किसी की जान बचा सकती थी। समय धीरे धीरे बीता गया। बाकी सब मेंबर्स हार्वेस्टिंग में लगे रहे। तभी शू चिंग के शरीर के अंदर से क्रैक क्रैक की आवाज आने लगी। उसके रोम रोम से काला मेल बाहर निकलने लगा। वो मेल उसके शरीर पर लगे वुल्फ के खून के साथ मिल गया। साथ ही उसके मसल्स और हड्डियां आसपास की स्पिरिट पावर को और भी तेजी से अब्सॉर्ब करने लगे। उसके शरीर के अंदर गूंजने वाली आवाजें और तेज होती गईं, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसी पल उसके दिमाग के अंदर जोर की गरज जैसी गूंज उठी। उसके पूरे शरीर की ब्लड वेसल्स फूल गईं। हर नस में स्पिरिट पावर दौड़ने लगी। एक तेज और शक्तिशाली ऑरा धीरे धीरे उसके शरीर से निकलने लगा, और कुछ ही पल बाद उसके आसपास की स्पिरिट पावर की लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं। शू चिंग ने सी एंड माउंटेन इंकैंटेशन के 3rd लेवल में सफलता से ब्रेक थ्रू कर लिया था, लेकिन अपनी आंखें खोलने से पहले ही उसने अपना सिर नीचे कर लिया। इस वजह से कोई भी उसकी आंखों में चमक रही हल्की सी वायलेट रोशनी को नहीं देख पाया। लेकिन उस वायलेट चमक में खुशी नहीं थी, सिर्फ गहरी चिंता थी, क्योंकि जब उसने नीचे देखा, उसने अपनी शैडो में कुछ बहुत ही अजीब देखा। अभी अभी हुई कल्टिवेशन के दौरान उससे पहले से बिल्कुल अलग एहसास हुआ था। जब उसने स्पिरिट पावर अब्सॉर्ब की और सी एंड माउंटेन इंकैंटेशन की मदद से म्यूटेजन को अलग किया, तो वो म्यूटेजन उसके हाथ की म्यूटेशन ब्लॉच में जाने के बजाय सीधा उसकी शैडो के अंदर समा गया, जैसे उसकी शैडो ही म्यूटेजन को खा रही हो। शू किंग कुछ देर तक चुपचाप इस बात के बारे में सोचता रहा। फिर उसने अपनी सारी चिंता फिलहाल दबा दी और धीरे से अपना सिर उठाकर आसपास देखने लगा। सबसे पहले शू किंग ने स्क्वाड थंडरबोल्ट के मेंबर्स की तरफ देखा। सब लोग अब भी हार्वेस्टिंग में व्यस्त थे। उसके बाद उसकी नज़र ग्लेड के एंट्रेंस से आगे घने जंगल की तरफ गई। दूर कहीं उस कुछ ऐसी इमारतें नजर आईं जो इस जंगल का हिस्सा बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो एक बहुत बड़ा और प्राचीन टेम्पल कॉम्प्लेक्स था। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने उसे धीरे धीरे निगल लिया हो। उस जगह से एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमय ऑरा निकल रही थी। सार्जेंट थंडर ने देखा कि शू किंग उसी तरफ देख रहा है। वो मुस्कुराया और बोला, किसी को नहीं पता कि ये मंदिर कब बनाए गए थे। ये वही जगह है जहां तक स्कैवेंजर्स जा सकते हैं। इसके आगे जाना मना है। फिर उसने थोड़ी देर रुककर कहा, हाँ, अगर कभी बहुत बड़ा खतरा आ जाए तो ये जगह छुपने के लिए बुरी नहीं है। शू किंग ने धीरे से पूछा, बाउंड्री? सार्जेंट थंडर ने हार्वेस्टिंग करते हुए एक 7 लीफ क्लोवर तोड़ा और अपने बैग में रखते हुए कहा, लोग कहते हैं कि बहुत पहले जब आसमान में मौजूद उस भगवान की आंखें खुली थीं, तब उनकी नज़र इन मंदिरों पर पड़ी थी, और उसी के बाद ये फॉरबिडन रीजन पैदा हुआ। उसने कंधे उचकाते हुए आगे कहा, कई स्कैवेंजर्स ने इस जगह को एक्सप्लोर किया, हाय, लेकिन अंदर कभी कुछ खास नहीं मिला। बस कुछ अजीब तरह के क्रिस्टल्स मिलते हैं। शू चिंग की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसने पूछा, कैसे क्रिस्टल्स? सार्जेंट थंडर ने जवाब दिया, अगर उन क्रिस्टल्स को पीस कर पाउडर बना दो और किसी पुराने स्कार पर लगा दो, तो वो स्कार हमेशा के लिए गायब हो जाता है। एक भी निशान नहीं बचता। फिर वो हल्का सा हंसकर बोला, स्कैवेंजर्स के लिए तो ये बिल्कुल बेकार चीज है। उसने क्रूसिफिक्स की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन कभी कभी बड़े और अमीर लोग इन क्रिस्टल्स को ढूंढते हुए यहां तक आ जाते हैं। इतने में क्रूसिफिक्स, सैवेज गोस्ट और ग्रेसफुल रैप्टर हार्वेस्टिंग खत्म करके वापस आ गए। सबने अपना कलेक्टेड मटेरियल सार्जेंट थंडर को दे दिया। सार्जेंट थंडर ने सारे मेडिसिनल प्लांट्स को बराबर 5 हिस्सों में बांट दिया।
एक हिस्सा उसने शू चिंग की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारा हिस्सा है। फिर उसने एक मैप निकालकर शू चिंग को दिया और गंभीर आवाज में बोला, किड, मेरे कुछ बड़े प्लान्स हैं। इसी वजह से स्क्वाड ब्लड शैडो मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं स्क्वाड का लीडर हूं, इसलिए उनका ध्यान भी सबसे ज्यादा मुझ पर ही रहेगा। मैं उनके लिए डिस्ट्रैक्शन बनूंगा। उसने शू चिंग की आंखों में देखते हुए कहा, तुम जितनी जल्दी हो सके कैंप वापस पहुंच जाओ। वहीं मेरा इंतजार करना। शू चिंग कुछ कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही सार्जेंट थंडर पलटकर ब्लेड से बाहर निकला और घने जंगल में गायब हो गया। सार्जेंट थंडर के जाने के बाद क्रूसिफिक्स शू चिंग के पास आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा शू चिंग के कंधे पर हाथ रखा, जैसे चुपचाप उस पर भरोसा जाता रहा हो। फिर वो भी अपने अलग रास्ते पर निकल गया। सैवेज गोस्ट और ग्रेसफुल रैप्टर भी जाने से पहले शू चिंग को कुछ जरूरी सलाह देकर वहां से चले गए। शू चिंग कुछ देर तक उन सबको जाते हुए देखता रहा। फिर उसने अपने हिस्से के 7 लीफ क्लोवर्स संभाल कर बाग में रख दिए। जाने से पहले उसने एक बार फिर दूर दिख रहे उस पुराने टेम्पल कॉम्प्लेक्स की तरफ देखा। अगली ही पल उसने गहरी सांस ली और ग्लादे से बाहर निकल पड़ा। अब वो बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल पर पहुंच चुका था, इसलिए उसकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। वो पेड़ से पेड़ पर बिल्कुल बंदर की तरह फुर्ती से उछलता हुआ जंगल के बीच बिना रुके आगे बढ़ता गया। लेकिन उसने वही रास्ता नहीं चुना जिससे स्क्वाड हार्वेस्टिंग पॉइंट तक आई थी। उसने सार्जेंट थंडर के दिए हुए मैप के हिसाब से एक लंबा और घुमावदार रास्ता चुना। सफर के दौरान उसने वही सर्वाइवल टेक्निक्स इस्तेमाल की जो उसने अब तक सीखी थी। हर मुमकिन खतरे से बचने की पूरी कोशिश करता रहा। बीच बीच में कुछ म्यूटेंट बीस्ट्स उसके सामने आए भी, लेकिन 3rd लेवल की ताकत के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। शू किंग ने उन्हें आसानी से खत्म कर दिया, लेकिन एक चीज बार बार उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी, उसकी शैडो। जब भी उसकी नजर अपनी परछाई पर पड़ती, यूज वो पहले से कुछ अलग, कुछ अजीब लगती। अब तक शू चिंग को पूरी तरह यकीन हो चुका था, चाहे वो स्पिरिट पावर एब्जॉर्ब करे या सिर्फ फॉरबिडन रीजन की हवा में सांस ही ले, हर बार उसके शरीर में घुसने वाला मुटाजन सीधा उसकी शैडो के अंदर चला जाता था। उसने पूरी घटना को याद किया। ये सब तब शुरू हुआ था जब वायलेट क्रिस्टल से वो ठंडी सी एनर्जी निकली थी और उस एनर्जी ने ब्लैक स्केल्ड वुल्फ की शैडो को निकाल लिया था। उसी दिन से उसकी अपनी शैडो बदल चुकी थी। शू चिंग की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। जितना ज्यादा वो इस बारे में सोचता, उतनी ही ज्यादा उसकी शैडो उसे डरावनी लगती। उसने फिर से अपनी बाजू की स्लीव ऊपर की। उसने ध्यान से अपनी म्यूटेशन ब्लॉच को देखा। अब उसके हाथ पर सिर्फ एक ही म्यूटेशन मार्क बचा था, और वो भी इतना हल्का हो चुका था कि मुश्किल से दिखाई दे रहा था। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो एक दिन उसके शरीर का सारा मुटाजन पूरी तरह खत्म हो जाएगा और वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। सी एंड माउंटेन इनकांटेशन के बैम्बू स्लिप के मुताबिक ऐसी परफेक्ट प्योरिटी सिर्फ रिवेर्ड एंशिएंट मेनलैंड के सबसे एलीट इंसानों में ही देखी जाती थी। शू चिंग ने धीरे से अपने से ही कहा, क्या ये सब उस वायलेट क्रिस्टल की वजह से हो रहा है? शू चिंग एक विशाल पेड़ की शाख पर रुक गया। उसने आसमान की तरफ देखा और अपनी छाती पर हाथ रखा, जहां वायलेट क्रिस्टल छुपा हुआ था। कुछ पल तक वो चुपचाप सोचता रहा। फिर उसने अपनी सारी उलझनों को फिलहाल एक तरफ रख दिया और दोबारा जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगा। अब शायद मुटैगन उसके लिए पहले जैसा खतरा नहीं रहा था, लेकिन फॉरबिडन रीजन में खतरों की कोई कमी नहीं थी और इसका एहसास उसे बहुत जल्दी हो गया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसने 2 मुटेंट बेयर्स देखे। उन दोनों की ऑरा इतनी शक्तिशाली थी कि ख्यू चिंग को लगा वो सार्जेंट थंडर से भी ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन सबसे डरा देने वाली बात कुछ और थी। हर बियर की पीठ पर एक बहुत बड़ा रंग बिरंगा स्पाइडर बैठा हुआ था। उस स्पाइडर के शरीर से निकली हुई अनेक पतली पतली सिल्क की डोरियां सीधा बियर्स के शरीर के अंदर घुसी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्पाइडर्स उन दोनों बियर्स को कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रहे हों। बेचारे बियर्स अपने शरीर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे। वो पागलों की तरह जंगल में दौड़ रहे थे, रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ते जा रहे थे, और जो भी मुटेंट बीस्ट उनके सामने आती वो बिना रुके उसे कुचाल देते।
खुशकिस्मती से उन दोनों का ध्यान सू चुइंग पर नहीं गया। वो किसी लाल रंग के टाइगर का पीछा कर रहे थे। अगर उनकी नजर शू चिंग पर पड़ जाती तो उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। शू चिंग ने चुपचाप अपनी सांस रोक ली। जब तक वो दोनों उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गए तब तक उसने एक कदम भी नहीं बढ़ाया। उस पल उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, ये फॉरबिडन रीजन सच में हर मोड़ पर मौत छुपाए बैठा है। लगभग 2 घंटे बाद शू चिंग एक और ऊंचे पेड़ की चोटी पर खड़ा था और आसपास का इलाका देख रहा था। तभी उसकी नज़र दूर आसमान में एक ऐसी चीज पर पड़ी जो किसी सपने या बुरे ख्वाब जैसी लग रही थी। वो एक पहाड़ जितनी बड़ी जेलीफिश थी। उसके पूरे शरीर से हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवा निकल रही थी। वो आसमान में धीरे धीरे तैर रही थी। उसका शरीर इतना ट्रांसपेरेंट था कि उसके अंदर अनगिनत सादे गला मुटेंट बीस्ट्स की लाशें साफ नजर आ रही थी। उसके नीचे लटक रहे लंबे लंबे टेंटिकल्स पर दर्जनों नहीं बल्कि बेशुमार डरावनी आंखें लगी हुई थी। हालांकि उनमें से ज्यादातर आंखें बंद थी। जैसे ही वो जेलीफिश आसमान में आगे बढ़ती, उसके नीचे का पूरा जंगल बर्फ की तरह जमता चला जाता। उसकी ओरा इतनी भयानक थी कि शू किंग को यकीन हो गया वो अभी अभी देखे गए म्यूटेंट बेयर से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। सिर्फ उस दूर से देखकर ही शू किंग का पूरा शरीर ठंड से अकड़ गया। उसके दिल में एक ही एहसास था, खौफ। वो तब तक चुपचाप उसी जगह खड़ा रहा जब तक वो विशाल जेलीफिश पूरी तरह दूर गायब नहीं हो गई। उसके जाने के बाद भी जंगल में एक लंबी बर्फ से जमी हुई जमीन की लकीर साफ नजर आ रही थी। शू क्विंग ने गहरी सांस ली और धीरे से निगाल कर सोचा, अगर ये मेरी तरफ आ जाती। उसने बात अधूरी ही छोड़ दी। सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। फॉरबिडन रीजन वाकई हर कदम पर मौत से भरा हुआ था। लेकिन शू चिंग के पास अब एक ऐसा फायदा था जो किसी और के पास नहीं था। उसकी शैडो म्यूटेजन को अब्सॉर्ब कर रही थी। इसका मतलब था कि वो दूसरे स्कैवेंजर्स के मुकाबले इस खतरनाक जंगल में ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता था। और उसके दिल में एक एहसास भी था, जैसे जैसे वो और मजबूत होता जाएगा, ये फायदा भी और बढ़ता जाएगा। कुछ देर आराम करने के बाद शू चिंग पहले से भी ज्यादा सावधानी के साथ अपने सफर पर निकल पड़ा। समय धीरे धीरे बेटा गया। आखिरकार सूरज ढल गया और आसमान में शाम की लाल रोशनी फैल गई। जंगल के कोने कोने से जानवरों की डरावनी हुआ की आवाजें गूंजने लगी। शू किंग ने अपना मैप निकाला और ध्यान से देखा। उसके हिसाब से अगर वो पूरी रात इसी रफ्तार से चलता रहा तो सुबह होने तक फॉरबिडन रीजन से बाहर निकल सकता था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने के बारे में सोच ही रहा था, बूम! दूर कहीं से एक जोर का धमाका हुआ। उसके तुरंत बाद एक दिल दहला देने वाली चीख जंगल में गूंज उठी। शू चिंग का चेहरा एकदम सख्त हो गया। ये आवाज उसे बहुत पहचानी हुई लगी। सैवेज गोस्ट? उसकी आंखें तुरंत तेज हो गईं। उसने एक पल की भी देर नहीं की। बिल्कुल बिना आवाज किए, पेड़ों और घनी झाड़ियों का सहारा लेकर वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो उस जगह के पास पहुंच गया जहां से धमाका और चीख आई थी। वो एक ऊंचे पेड़ की शाख पर छिपकर नीचे देखने लगा और जो नजारा उसने देखा उसने उसका दिल हिला दिया। नीचे जमीन पर 6 या 7 लाशें बिखरी हुई थी और उनमें से एक सैवेज गोस्ट की थी। उसका पूरा शरीर हरा काला पड़ चुका था। ये साफ था कि वो म्यूटेशन का शिकार हो गया था। लेकिन उसकी मौत सिर्फ म्यूटेशन से नहीं हुई थी। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह काटा और चीरा गया था। उसकी विशाल स्टील शील्ड 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर पड़ी थी और उसका वुल्फ टूथ क्लब थोड़ी दूर खून से लात-पत पड़ा हुआ था। सब कुछ देखकर शू चिंग समझ गया। म्यूटेशन के दौरान भी सैवेज गोस्ट ने अपने दुश्मनों को साथ ले डूबने की पूरी कोशिश की थी। शू चिंग कुछ पल तक बिना कुछ कहे उस मंजर को देखता रहा। उसके दिल में गहरा दुख भर गया। लेकिन तभी उसकी नज़र थोड़ा और आगे गई और उसके होश उड़ गए। थोड़ी दूर 5 दुश्मनों से घिरे हुए सार्जेंट थंडर खड़े थे। उनका शरीर भी धीरे धीरे हरा पड़ रहा था। साफ था वो भी म्यूटेशन के किनारे पर पहुंच चुके थे। ये देखते ही शू किंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी आयरन स्क्यूअर को और मजबूती से पकड़ लिया।
उसके अंदर से उबालता हुआ किलिंग इंटेंट आसमान छूने लगा। चैप्टर 15। शू चिंग ने जैसे ही अपनी नज़र घुमाई, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। सार्जेंट थंडर स्क्वाड ब्लड शैडो के घेरे में फंसा हुआ था। शाम ढल रही थी, सूरज धीरे धीरे होराइजन के पीछे छुप रहा था और दिन की रोशनी को अंधेरा निगलने लगा था। जंगल का माहौल और भी ठंडा और खौफनाक होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज एक बूढ़ा आदमी हो जो अपनी आखिरी सांस लेने से इनकार कर रहा हो। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि जंगल को रोशन रखे, लेकिन घने पेड़ों की छात उसकी रोशनी को लगभग पूरी तरह रोक रही थी। पेड़ की सबसे ऊपर वाली शाख पर छुपा हुआ शू किंग बिल्कुल शांत था। उसकी ठंडी नजरें नीचे चल रही पूरी लड़ाई को ध्यान से देख रही थी। नीचे स्क्वाड ब्लड शैडो के 5 लोग मौजूद थे। उनमें से 2 लोग सार्जेंट थंडर से सीधी लड़ाई कर रहे थे, जबकि बाकी 3 लोग आसपास खड़े होकर उसके भागने के सारे रास्ते बंद किए हुए थे। ये तीनों लगभग ग्रेसफुल रैप्टर जितने ताकतवर थे, यानी की कंडेंसेशन के 3rd लेवल पर। वो असली लड़ाई के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन सिर्फ उनकी मौजूदगी ही सार्जेंट थंडर का ध्यान बांटने के लिए काफी थी। जो 2 लोग उससे लड़ रहे थे, उनमें से एक की स्पिरिट पावर सार्जेंट थंडर से बस थोड़ी सी कम थी। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में जंगलीपन था। फटे हुए कपड़ों के नीचे उसके मजबूत मसल्स साफ दिख रहे थे। कैप्टन ब्लड शैडो, स्क्वाड ब्लड शैडो का लीडर, और वही आदमी जिसने पहले ग्रेसफुल रैप्टर के कुत्ते का गोश्त खाया था। अपनी जीभ से होंठों को चाटते हुए वो बिजली की रफ्तार से सार्जेंट थंडर पर हमले कर रहा था। उसने सार्जेंट थंडर की धीरे धीरे हरी पड़ती त्वचा को देखकर ठंडी हंसी हंसी। स्क्वाड थंडरबोल्ट का नाम बेस कैंप की लिस्ट से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। क्यों ना खुद ही अपनी जान दे दो, सार्जेंट थंडर। सैवेज गोस्ट की तरह म्यूटेट होने से तो बेहतर है कि नॉर्मल लाश छोड़कर मारो। और हाँ, अगर तुम खुद को मार लोगे तो मैं तुम्हारी पूरी स्क्वाड का अच्छे से ख्याल रखूंगा। कैप्टन की बात खत्म होते ही उसका दूसरा साथी हंस पड़ा। वो एक बेहद बदसूरत मिडिल एज्ड आदमी था। उसकी पीठ टेढ़ी थी, एक आंख बिल्कुल खराब हो चुकी थी और उसकी जगह सिर्फ पुराने जख्मों का निशान बचा था। उसकी स्पिरिट पावर कैप्टन से कम थी, लेकिन वो क्रूसिफिक्स से ज्यादा ताकतवर था। ची कंडेंसेशन 5th लेवल। हालांकि इसकी कल्टीवेशन अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं हुई थी। लग रहा था कि उसने कुछ ही वक्त पहले ब्रेक थ्रू किया था। वो हंसी के साथ बोला, बिल्कुल सही, चिंता मत करो सार्जेंट थंडर। तुम्हारे मरने के बाद हम स्क्वाड थंडरबोल्ट का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं तो कब से देखना चाहता हूं कि ग्रेसफुल रैप्टर का टेस्ट कैसा होता है, और जो नया लड़का तुम अपनी स्क्वाड में लाए हो अच्छा होता है। उससे जिंदा बेचकर तो हमें बहुत पैसा मिलेगा। दोनों मिलकर सार्जेंट थंडर को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सार्जेंट थंडर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, सिर्फ मौत जैसी ठंडी नजरें और पहले से भी ज्यादा खतरनाक हमले। कैप्टन ब्लड शैडो और उसका 5th लेवल वाला साथी समझ चुके थे कि अगर वो सार्जेंट थंडर को मारना चाहते हैं तो उन्हें खुद भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए दोनों संभाल कर लड़ाई कर रहे थे और उससे थोड़ी दूरी बनाए हुए थे। लेकिन सार्जेंट थंडर की सोच बिल्कुल अलग थी। उसे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, अपने दुश्मनों को साथ लेकर मारना। पेड़ की चोटी पर बैठा शू चिंग ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में धीरे धीरे कत्ल की नियत उभरने लगी। उसने एक बार फिर सभी दुश्मनों का अंदाजा लगाया। एक 6th लेवल कल्टिवेटर, एक 5th लेवल कल्टिवेटर और 3 3rd लेवल कल्टिवेटर्स। सच तो ये था कि अगर शू चिंग चाहता तो इसी वक्त चुपचाप जंगल छोड़कर निकल सकता था। कोई भी उससे दोष नहीं देता,
लेकिन शू चिंग उन लोगों में से नहीं था जो एहसान भूल जाते हैं। सार्जेंट थंडर ने हमेशा उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था, इसीलिए वो भागने वाला नहीं था। उसने आसपास का माहौल दोबारा देखा। घने पेड़ों की वजह से यहां खुलकर लड़ाई करना मुश्किल था, और धीरे धीरे बढ़ता अंधेरा शैडो से अटैक करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। शू किंग ने अपना फैसला कर लिया। वो शांत होकर पेड़ की शाख पर झुक गया। उसकी आंखों में सिर्फ खून की प्यास जल रही थी। अगला ही पल उसने जोर से छलांग लगा दी, बिल्कुल उस तीर की तरह जो धनुष से छूट चुका हो। सी एंड माउंटेन इनकेंटेशन की थर्ड लेवल और वायलेट क्रिस्टल की ताकत मिलकर उसके शरीर को इंसानी हद्दों से कहीं ज्यादा मजबूत बना चुकी थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पीछे सिर्फ उसके आफ्टर इमेजेस ही नजर आ रहे थे। नीचे खड़े ब्लड शैडो के लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके सिर के ऊपर से टूटने वाली है। एक पल में ही शू किंग बैटलफील्ड के बीच पहुंच गया। सबसे पहले वो एक दुबले पतले जवान स्कैवेंजर के पास नजर आया। वो पूरी तरह सार्जेंट थंडर पर ध्यान लगाकर खड़ा था। उससे शू किंग की मौजूदगी का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही शू किंग की रफ्तार से उठती हवा उसके चेहरे तक पहुंच गई, उसने हैरानी से मुड़कर देखा, और उसी पल एक आयरन स्क्यूअर सीधा उसकी कनपट्टी के आर पार घुस गया। उससे चीखने का भी मौका नहीं मिला। उसकी मौत तुरंत हो गई, लेकिन शू किंग रुकने वालों में से नहीं था। पहली लाश जमीन पर गिरने से पहले ही वो अपनी कमार झुकाकर चीता की तरह दूसरे दुश्मन की तरफ लपका। दूसरे स्कैवेंजर ने उसे देख लिया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो तुरंत पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन शू चिंग उससे कहीं ज्यादा तेज था। सी एंड माउंटेन इनकेंटेशन की भयानक ताकत से भरा उसका मुक्का सीधा उस आदमी के सीने पर लगा। धाम! एक ही पंच में उसका सीना अंदर धंस गया। खून हर तरफ फूट निकला, और उसकी पीठ से खून और टूटी हुई हड्डियों का धमाका सा हुआ। शू चिंग के बाएं हाथ ने हवा को चीरते हुए उसका डैगर तीसरे स्कैवेंजर की तरफ फेंका। दूसरे आदमी की मौत देखकर तीसरा स्कैवेंजर पहले ही सतर्क हो चुका था, लेकिन उससे सिर्फ एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी, और फिर उसके चेहरे पर तेज हवा का झोंका लगा। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में उसने हाथ माथे पर रखा। तब उससे महसूस हुआ एक ठंडा डैगर उसके चेहरे को चीरते हुए अंदर घुस चुका था। उस वार की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसके चेहरे की हड्डियां तक कुचल गईं। ये सब कुछ बस उतने ही वक्त में हुआ जितनी देर में पत्थर से एक चिंगारी निकलती है। शू किंग की स्पीड और उसके फैसले इतने खतरनाक थे कि पहला और तीसरा स्कैवेंजर एक साथ जमीन पर गिरे, और अगले ही पल जिसका सीना उसने तोड़ दिया था वो भी पीछे गिर पड़ा। 3 लाशें सिर्फ कुछ ही सांसों के अंदर। जैसे ही तीसरी लाश जमीन पर गिरी, उसके पीछे खड़ा शू किंग सबके सामने आ गया। उसके लंबे बाल उसके आधे चेहरे को ढक रहे थे, और उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखें बिल्कुल एक भूखे भेड़िए की तरह चमक रही थी। बैटलफील्ड एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सार्जेंट थंडर, कैप्टन ब्लड शैडो और उसका 5th लेवल वाला साथी तीनों हैरानी से शू चिंग को देखने लगे। हवा तक जैसे रुक सी गई थी। सबसे पहले सार्जेंट थंडर होश में आया। उसकी आंखों में जो मौत का सन्नाटा था, उसकी जगह एक हल्की सी उम्मीद की चमक दिखाई दी। लेकिन तुरंत ही उसने जोर से चिल्लाकर कहा, यहां से भाग जाओ किड। लेकिन शू किंग ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसकी नजर सीधा कैप्टन ब्लड शैडो पर टिक गई। कैप्टन ने एक नजर अपने 3 मरे हुए आदमियों पर डाली। उसके गाल का एक हिस्सा गुस्से से फड़क उठा। अब उसे एहसास हुआ कि उसने 2 बड़ी गलतियां की थी। पहली, उसने सोचा था कि सैवेज गोस्ट मौत से डरता था, और दूसरी,
उसने शू किंग को बहुत कमजोर समझ लिया था। कैप्टन ब्लड शैडो ने ठंडी आवाज में हुक्म दिया, इससे मार डालो। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि चाहे उसे कितनी भी बड़ी चोट क्यों ना लगे, आज की लड़ाई यहीं खत्म होगी। उसने अपनी स्पिरिट पावर को पूरी ताकत से जगाया। अपनी मुट्ठी कसकर वो दोबारा सर्जेंट थंडर पर टूट पड़ा। उधर 5th लेवल का वो टेढ़ी पीठ वाला कल्टीवेटर एक खतरनाक मुस्कान के साथ शू किंग की तरफ बढ़ा। उसने अपनी उंगलियों की हड्डियां चटकाई। स्पिरिट पावर उसके शरीर के आसपास घूमने लगी। उसने शू किंग की तरफ देखकर सोचा, ये लड़का बहुत तेज है और इसने पल भर में मेरे 3 साथियों को मार दिया, लेकिन मैं अब 5th लेवल कल्टीवेटर हूं। इससे मारना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। दूसरी तरफ शू चिंग की आंखें और भी ठंडी हो गईं। अपने पिछले एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उस पूरा यकीन था कि 4th लेवल कल्टीवेटर को वो मार सकता है, लेकिन 5th लेवल, उस बारे में उस खुद भी यकीन नहीं था। पर ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका था। अगले ही पल शू चिंग बिजली की रफ्तार से उस कल्टीवेटर की तरफ दौड़ा। उसने अपनी पूरी बॉडी की ताकत एक ही मुक्के में जमा कर ली। 5th लेवल कल्टीवेटर उसकी तरफ देखकर बस तंज भरी मुस्कान हंसा। जैसे ही शू चिंग पास पहुंचा, उस आदमी ने स्पिरिट पावर छोड़ी। तुरंत ही उसके सामने एक इनविजिबल स्पिरिट बैरियर बन गया। शू चिंग का मुक्का सीधा उस बैरियर से टकराया। बूम! जोरदार धमाका हुआ। बैरियर पर दरारें पड़ गईं, लेकिन वो टूटा नहीं। उल्टा उस बैरियर से एक जबरदस्त बैकलैश निकला। शू चिंग को जोर से पीछे धकेल दिया गया और क्रैक! उसकी कलाई की हड्डी अपनी जगह से निकल गई। तेज दर्द के बावजूद शू चिंग के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने बिना एक पल गवाए अपना दाया हाथ जोर से झटका। खट! उसने खुद ही अपनी कलाई की हड्डी वापस जोड़ दी। उसकी आंखों में और भी ज्यादा खूनी चमक आ गई। पीछे हटने के बजाय वो दोबारा उस बैरियर पर टूट पड़ा। एक और जबरदस्त मुक्का। बूम! इस बार बैरियर पर और भी गहरी दरारें पड़ गईं और अगले ही पल बैरियर चकनाचूर हो गया। लेकिन उसी वक्त बैरियर के टूटने के साथ ही उसके अंदर छुपा हुआ अटैक भी फट पड़ा। मिट्टी और पत्थर हवा में उड़ गए। बैरियर के हजारों अदृश्य टुकड़े तीखी तलवारों की तरह शू चिंग के शरीर को चीरने लगे। उसके पूरे बदन पर गहरे जख्म खुल गए। खून हर तरफ छिड़क गया। बैकलैश की वजह से वो दोबारा पीछे लड़खड़ा गया और जो कलाई उसने अभी अभी जोड़ी थी, वो फिर से अपनी जगह से निकाल गई। उसका दाया हाथ बेजान होकर नीचे लटक गया। धूल धीरे धीरे जमीन पर बैठने लगी। 5th लेवल वाला कल्टीवेटर शू चिंग को तुच्छ नजरों से देखते हुए हंस पड़ा। बेवकूफ, क्या तुम सच में सोचते हो कि सिर्फ बॉडी कल्टीवेशन के दुम पर किसी मैजिक कल्टीवेटर को हरा सकते हो? और तुम तो सिर्फ 3rd लेवल पर हो। मैं 5th लेवल कल्टीवेटर हूं। तुमने अपनी औकात से बहुत बड़ा दुश्मन चुन लिया है। बाहर से वो बहुत घमंडी दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शू चिंग सिर्फ 2 मुक्कों में उसकी स्पिरिट बैरियर तोड़ देगा। अगर वो अभी अभी 5th लेवल में ब्रेक थ्रू ना करता और बैरियर टूटने के बाद तुरंत काउंटर अटैक करने की ताकत ना होती, तो शायद शू किंग उसके ऊपर टूट पड़ता। उधर शू किंग चुपचाप खड़ा था। उसके पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ रही थी। सबसे ज्यादा तकलीफ उसकी दाई कलाई में थी, लेकिन उसकी नजर सिर्फ अपने दुश्मन पर टिकी हुई थी। अगले ही पल उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ जोर से झटका। खट! उसने दोबारा अपनी कलाई की हड्डी खुद ही वापस जोड़ दी। ये देखकर 5th लेवल वाला कल्टीवेटर एक पल के लिए सन्न रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। ये लड़का खुद के साथ इतनी बेरहमी कैसे कर सकता है? लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। उसने दोनों हाथों से एक इनकांटेशन मुद्रा बनाई, फिर अपनी उंगली शू चिंग की तरफ कर दी। तुरंत ही उसके आसपास की स्पिरिट पावर इकट्ठी होने लगी। कुछ ही पलों में एक इंसान के सिर जितना बड़ा फायरबॉल उसके सामने बन गया और सीधा शू चिंग की तरफ उड़ चला। फायरबॉल की स्पीड बहुत तेज थी। उसकी गर्मी से आसपास की हवा तक टेढ़ी मेढ़ी दिखने लगी। शू चिंग तुरंत एक तरफ कूद गया, लेकिन फायरबॉल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसके साथ मुड़ गया। कल्टीवेटर की आंखों में कत्ल की चमक उभर आई। इस बार उसने बैरियर बनाने की जरूरत ही नहीं समझी। उसने दोबारा मुद्रा बनाई। एक और फायरबॉल, फिर तीसरा फायरबॉल। अब तीनों आग के गोले अलग अलग दिशाओं से शू किंग की तरफ बदने लगे।
शू किंग ने तुरंत समझ लिया इन तीनों से बचना लगभग नामुमकिन है। तभी उसकी नज़र उस स्कैवेंजर की लाश पर पड़ी जिसे उसने कुछ देर पहले मारा था। उसने तुरंत लाश उठाई और पूरी ताकत से पहले फायरबॉल की तरफ फेंका। हूम! जैसी हाई फायरबॉल लाश से टकराया, पूरा शरीर आग में जल उठा। सिर्फ 3 सांसों के अंदर वो लाश पूरी तरह राख बन चुकी थी। ये देखकर शू चिंग को तुरंत समझ आ गया ये फायरबॉल्स कितने खतरनाक थे। सिर्फ उनकी गर्मी ही उसकी त्वचा को जला रही थी और तब तक दूसरा और तीसरा फायरबॉल उसके बिल्कुल पास आ चुके थे। कल्टीवेटर के चेहरे पर एक जालिम मुस्कान उभरी और अचानक उसने दोनों फायरबॉल्स को एक साथ डिटोनेट कर दिया। रूम बिब्लियल ली! एक जबरदस्त धमाके के साथ आग हर तरफ फैल गई। इतनी भयानक गर्मी फैली कि पूरा इलाका आग के समुंदर में बदल गया। शू किंग चाहे कितना भी तेज था, इस हमले से पूरी तरह बचना मुमकिन नहीं था। उसने ब्लास्ट के बीच से निकलने की पूरी कोशिश की और किसी तरह मैं एक्सप्लोजन से बच गया, लेकिन उसके पूरे शरीर पर बड़े-बड़े छले पड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर के ऑर्गन्स तक पक रहे हों। इसी बीच कैप्टन ब्लड शैडो की जोरदार आवाज गूंजी, जल्दी खत्म करो इसे फ्लेम क्रो। टेडी पीठ वाला कल्टीवेटर हंस पड़ा। समझ गया कैप्टन, ये भेड़िए का बच्चा मेरी 2 और फायरबॉल्स से जिंदा नहीं बचेगा। उसकी आंखों में बेरहमी चमक उठी। उसने फिर अपना हाथ उठाया और 2 नए फायरबॉल्स बना दिए। फ्लेम क्रो के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसने अपना दाया हाथ आगे बढ़ाया और एक साथ 2 और फायरबॉल्स समन कर लिए। इस बार वो और भी ज्यादा सावधान था। यूज डॉर द की कहीन शू चिंग फिर से बच न निकले, इसलिए उसने फायरबॉल्स को इस तरह कंट्रोल किया कि शू चिंग के भागने के सारे रास्ते बंद हो गए। आग की भयानक गर्मी से जमीन जलने लगी। आसपास के पेड़ पल भर में राख बन गए। जैसे ही घने पेड़ों की छत खत्म हुई, शाम के डूबते सूरज की रोशनी अचानक पूरे बैटलफील्ड पर फैल गई। उस चमक की वजह से फ्लेम क्रो को अपने हमले का नतीजा साफ नजर नहीं आया, लेकिन यूज पूरा यकीन था। आखिर वह की कंडेंसेशन 5th लेवल का कल्टीवेटर था। उसके हिसाब से 3rd लेवल का कोई भी इंसान इस हमले से जिंदा नहीं बच सकता था। हल्का सा हांफते हुए उसने घमंड से अपने हाथ झाड़े, फिर सार्जेंट थंडर और कैप्टन ब्लड शैडो की तरफ मुड़कर जोर से बोला, सार्जेंट थंडर, तुम्हारी स्क्वाड बिल्कुल बेकार है। ठंडी हंसी हंसते हुए वो दोबारा कैप्टन की मदद करने के लिए मुड़ गया, लेकिन उससे सार्जेंट थंडर के चेहरे पर मायूसी देखने का मौका ही नहीं मिला। उसने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। कैप्टन ब्लड शैडो का चेहरा एकदम से हैरानी और शौक से भर गया था। फ्लेम क्रो की सालों की बैटल इंस्टिंक्ट्स तुरंत जाग उठी। उसने बिना सोचे एक तरफ छलांग लगा दी, लेकिन देर हो चुकी थी। आग के बीच से एक दुबला पतला साया बिजली की तरह उसकी तरफ दौड़ा। वो और कोई नहीं, शू किंग था। उसने दोनों मुट्ठियां कसकर सीधा फ्लेम क्रो की स्पिरिट बैरियर पर वार किया। बूम! बैरियर तुरंत टूटकर बिखर गया। बैकलैश की ताकत से शू चिंग पीछे जरूर धकेल दिया गया, लेकिन उसी पल उसके दोनों हाथों में एक डैगर और एक आयरन स्क्यूअर आ चुके थे। इसने बिना एक पल गवाए दोनों हथियार पूरी ताकत से फ्लेम क्रो की तरफ फेंके। बैरियर ने उनकी रफ्तार थोड़ी कम कर दी थी। इसी वजह से फ्लेम क्रो किसी तरह डैगर से बच गया। फिर भी तेज धार उसके कान को चीरते हुए निकल गई। खून हवा में छिड़क गया, लेकिन आयरन स्क्यूअर से बचना उसके लिए मुमकिन नहीं था। ठाक लोहे का स्क्यूअर सीधा उसके सीने में घुस गया। फ्लेम क्रो के मुंह से तुरंत खून का फावरा निकल पड़ा। खुशकिस्मती से वो वार उसके किसी वाइटल ऑर्गन पर नहीं लगा था, इसलिए वो अभी भी जिंदा था। सीने में उठती जलन और दर्द ने उसके अंदर का गुस्सा भड़का दिया। वो पागलों की तरह दहद उठा और तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगा। लगभग 20 मीटर दूर आग के शॉलों के बीच शू किंग एक घुटने के बल बैठा हुआ था। उसका पूरा शरीर जल चुका था। हर जगह छाले और गहरे बर्न्स थे। कपड़े भी लगभग जल चुके थे, लेकिन डूबते हुए सूरज की लाल रोशनी में उसकी आंखें अब भी बर्फ की तरह ठंडी थीं और उन आंखों में
सिर्फ एक ही चीज जल रही थी, खूनी किलिंग इंटेंट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां देखते हैं कि क्या शूचिंग इतने खतरनाक दुश्मनों को हरा पाएगा या फिर उसके सामने और भी बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। अगर आप बियॉन्ड द टाइमस्केप की ये हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे जबरदस्त सीन कौन सा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्टोरी रेल्म हिंदी विद शिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए